चलो भाई, देखो कल की क्लास में हमने कहाँ तक समझ लिया था। कल की क्लास में जो हम समझ रहे थे तो हमने कर्तव्य के बारे में समझ लिया था। दो प्रकार के हमारे पास कर्तव्य हो, कर्तव्य दो प्रकार के हो हमारे पास, जिसे इंग्लिश में ड्यूटीज कहते हैं। ड्यूटी, तो ड्यूटी दो टाइप की हो, एक तो जो राज्य निभागा, एक हमारे पास जो जो नागरिक निभाएंगे, सिटीजन का भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा, इनकी भी कुछ ड्यूटी होगी। तो राज्य द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य वे तो मैंने तुम्हें बताया था, उन्हें डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भारतीय संविधान में उनके अंदर उन्हें जगह दी गई, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में जगह दी गई। अगर उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 तक, 36 से लेकर 51 तक जगह दी गई, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मेरे राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य। अब अगर हम तुम पढ़ने की कोशिश करोगे कि भारतीय संविधान के अंदर 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिश 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़े गए थे। ये मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, बाद में जाकर टोटल कितने हुए, टोटल 11 हो गए। 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मैंने कहा था 11 के 11 मौलिक कर्तव्य तो मैं लिख कर लेकर नहीं। ऐसा मैंने क्यों कहा था, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को जुबान पर कंठस्थ कर लेना, रोज सुबह उठकर 4-5 दिन तक रट्टा मारो उसका, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, पांचवा कौन था, छठा कौन था, और याद भी होना चाहिए। अभी मैं 11 के 11 मौलिक कर्तव्य तो पढ़कर सुना रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, उसमें मतलब क्या है उसका। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य को हम आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। यस, जब तुम उत्तर लिखोगे ना तो अपने उत्तर के अंदर ना ऐसे लिख सको, कहीं भी किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसमें 11 के 11 मौलिक कर्तव्य को आराम से डाला जा सके। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। सही बात है, इसलिए मैंने कहा 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जुबान पर रटे होने चाहिए। अभी बताऊँ ना इनका इस्तेमाल कहाँ होगा 11 के 11 का, और कभी कभी तो इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ ले, कौन सी बात मौलिक कर्तव्य में लिखी, कौन सी बात मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई। फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं। तो कौन सी बात फंडामेंटल ड्यूटीज में है और कौन सी बात फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, इससे भी जैसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे। 11 मौलिक कर्तव्य 11 के 11 में पढ़कर सुना रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। पहले नंबर पर लिखा हुआ संविधान का पालन करें, इंग्लिश वाला इंग्लिश में देख लेगा, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत का हमेशा आदर करें। ये खास बात होगी अगर भारत का ये नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। ये एक तो दो प्रकार के मौलिक, दो प्रकार के कर्तव्य है। एक तो हमारे हो सके राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, जो राज्य के द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य उन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कहते हैं। यानी राज्य को अभी कोई भी पॉलिसी बनानी होगी, इन तत्वों को ध्यान में रखना होगा जो 36 से लेकर 51 तक रखे हुए। अभी हमने पढ़े नहीं, आगे जाकर पढ़ेंगे संविधान में, सही बात है। उसके बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य। इस इंडिया के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे होंगे ना, उन्हें क्या चीज करनी होगी, ये भी बात इंदिरा गांधी की सरकार ने बता दिया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी बनाई गई थी, उसकी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उसने कहा था यहाँ के नागरिकों को जब तक ये नहीं करने ना, क्योंकि यहाँ के नागरिक बड़े बदतमीज है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। वजह कल को आंदोलन करने चले जा तो सीधा बस जलाएंगे, सरकारी की चीज जलाएंगे, रेल की पटरी को उखाड़ फेंक देंगे, ट्रेन में आग लगा देंगे, चलती चलती बसों में आग लगा देंगे। तो ये किसकी संपत्ति, हमारी संपत्ति। तो इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, तो करती तो क्या करती है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए उसने करा क्या, कुछ अपने कर्तव्य दे दिए ताकि लोगों ने जागरूक हो जाए और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाओ। समझ, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाओ, उसने यही करा, उसने 11 मौलिक कर्तव्य दे दिए। और 11 के 11 मौलिक कर्तव्य में सबसे पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें। पहला पॉइंट है वो, संविधान का पालन करें। हाँ, संविधान की पालन करनी होगी प्रत्येक व्यक्ति को। इस दुनिया, इस भारत के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे हैं ना, सबको संविधान का पालन करना होगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे संविधान का पालन नहीं करना होगा। जो संविधान का पालन नहीं करेगा ना, वो गया है। सही बात है। वैसे एक बात बताऊं तुम, जो मौलिक कर्तव्य है ना, इनके खिलाफ अगर कोई मौलिक कर्तव्य को नहीं मानता, ये समझ जाओ कोई भी नागरिक, तो ये नहीं है कि उन्हें कोर्ट में चैलेंज करा जा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और जो हमारे पास ये मौलिक कर्तव्य है, अगर इनका पालन नहीं हो रहा ना, तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। यूनिया की कोर्ट में उठाकर लेके चले जाएंगे, देखो जी देखो, इस संविधान का सम्मान नहीं कर रहा, इसे दंडित दे दो, इसे सजा का प्रावधान कर दो। मौलिक कर्तव्य जो एक प्रकार के लीगली बाइंडेड नहीं है। लीगली बाइंडेड का मतलब ये एक प्रकार के गैर वैधानिक मतलब इसका मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी अगर इनका पालन नहीं होगा या नहीं होगा तो। उसके बाद लिखा हुआ संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत का आदर करें। राष्ट्रीय गीत का भी आदर करना, अपने झंडे का भी सम्मान करना और संस्थाओं का भी सम्मान करना। हमारे देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं खोल रखी उनका सबका सम्मान करना। समझ की बात है। जैसे हमारे पास हमने एनआईए खोल रखी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खोल रखी, हमारे यहाँ सीबीआई खोल रखी, जितनी भी एजेंसी, जितनी भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, अपने राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना, और दूसरा अपने जो संविधान है ना उसका भी पालन करना, और संविधान के अंदर जो आदर्श दे रखे वो भी उसका भी पालन करना। आदर्श कौन कौन से संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें, अगर हम पढ़ेंगे, जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो वहां तुम्हें बताएंगे संविधान के आदर्श कौन थे, उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। ये पहला मौलिक कर्तव्य जुबान पर रट जाना चाहिए। क्या क्या, एक तो संविधान हो गया, संविधान के आदर्श हो गए, क्या हो गए, उसके आदर्श होंगे, हमारी भारत की जो संस्थाएं होंगी उनका सम्मान करना होगा हमें, और राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गीत का सम्मान होना होगा। राष्ट्रीय ध्वज तो पता ही, तिरंगा, और राष्ट्रीय गीत कौन था, वंदे मातरम।
वह बात लगा था वंदे मातरम तक ना आता हो, सही बात है, या वो किसी को आता नहीं वंदे मातरम, वंदे मातरम नहीं आता। ऐसे बहुत सारे देश हमारे लोग, देश हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग जो वंदे मातरम पर राजनीति करते हैं, लेकिन वंदे मातरम सुना नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहे, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, वंदे मातरम सुना नहीं सकते। इनके इसे क्या है, फेक देशभक्ति या फेक देशभक्ति या धन्यता ऐसी। अगर तुम वंदे मातरम का सम्मान नहीं करोगे, तुम भारत बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे चपलो तो तुम्हारे को खुद सुनाई वंदे मातरम, नेताओं के हाल है। सही बात है, वंदे मातरम किसने लिखा है, कोई जानकारी नहीं है। क्या मतलब वंदे मातरम के अंदर जो लिखा है उसका अर्थ क्या है, कोई मतलब नहीं है। राजनीति करनी, पॉलिटिक्स, कोई भी नेता हो चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, सब नेतागिरी करते हैं। इन तो हमेशा बच करो। कोई भी नेता, नेता वही है, नेता कैसे कहते हैं, इस देश के अंदर नेता वही रहेगा जो हमेशा झूठ बोलता, वही नेता, नहीं तो नेता नहीं है। नहीं समझे, नेता वही है जो इस देश के अंदर झूठ बोलता होगा, वही नेता। आप समझने की बात है, जो झूठ नहीं बोलता नेता नहीं कहलाता। सच्चे सीधे इंसान का काम नहीं है इस देश में, ठीक। इसे कहते हैं राजनीति के अंदर विकृति आ चुकी। राजनीति बहुत खतरनाक तरीके से, राजनीति के अंदर नैतिकता गायब होगी। जब नैतिकता आ जाएगी ना, नैतिकता गायब हो जाएगी, तो भाषा के अंदर भी फिर हिंसा झलकती हुई दिखाई देगी। समझ गए। दूसरे नंबर का पता क्या कहा गया, दूसरे नंबर में कहा गया स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले। अच्छा, स्वतंत्रता के लिए, यानी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी ना हमारे लिए, उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे, उनका पालन भी करे। सही बात है। यूनिया कंगना रनौत की तरह मैं तो 2014 में आजाद हुई, 2014 में, ये 2014 में आजाद हुई। अच्छा, फिर 15 अगस्त को वहाँ झंडा ठा क्यों घूम रही थी? जब 2014 में आजाद हुई, मोदी जी आए थे, तो 15 अगस्त को झंडा ठा क्यों घूम रही थी? या 2014 में आजाद हुई, बेवकूफ पागल कहीं की, कुछ अकल ही नहीं है दिल्ली की भी। फिर ट्रोलिंग पता कितनी जबरदस्त हो उसकी, भयंकर तरीके की। सही बात है। फिर 2014 में कैसे आजाद होगी, इसका मतलब कंगना रनौत ने किसी इस तरह की बकवास क्षेत्र नहीं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा होगा नहीं, पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ ली। सही बात, पढ़ लेती तो पता रहता ना क्या लिखा हो। 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ लो, पूरा नहीं पढ़ सकते थे जाकर, कम से कम दूसरा तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ हो। सही बात है। नुगारी, हाँ, गांधी ने ये नहीं किया, गांधी ने वो नहीं किया, अंबेडकर ने ये किया, उसने ये नहीं किया। उसकी फिर इतनी जबरदस्त स्टोरी नहीं करना सर। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनका सबका सम्मान करना होगा। यही बात लिखी हुई दूसरे मौलिक कर्तव्य में, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना होगा, उनका भी इतने रिस्पेक्ट देना होगा। उन जो आदर्श होंगे, उन्होंने जो बात कही होगी, वो तुम्हारे लिए आइडियल साबित होगी। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अम्बेडकर हो, या फिर दूसरे अलग अलग कैटेगरी के जो भी नेता हो, सबका अलग अलग तरीके से अलग अलग योगदान है देश को आजाद करवाने में। समझ में आई बात? या ठीक है, उनकी बातों को, उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना होगा, उनका हमेशा रेस्पेक्ट करना होगा, सम्मान करना होगा। जब हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो हम जब प्रोग्राम होता तो हमारे स्कूल में छोटे छोटे उनके सबके नारे लगाए जाते थे, नहीं लगाए जाते थे? यही कारण है, इसलिए लगाए जाते थे नारे। यहाँ लिखा हुआ मौलिक करते हुए, तो मुझे नहीं पता क्यों लगवा रहे, क्यों मेरे नाम के नारे क्यों ना लगवाते मान जाएगा। सही बात है, बस लगा रहे नारे, नहीं पता क्यों लगा रहे, पता लग गया। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पता क्या कहा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे क्षुण्ण बनाए रखे। भारत की संप्रभुता, संप्रभुता का क्या मतलब, वो संप्रभुता होते सोवरेंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत की संप्रभुता की, एकता की, अखंडता की, इसकी रक्षा करनी, भारत को लगनी होनी देना यार। संप्रभुता का मतलब क्या जानते हो? भारत अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम है। अब पहले की तरह नहीं है कि अंग्रेज हमें बताएंगे क्या करना। पहले 1947 से पहले क्या हुआ करता था, हमारे पास सोवरेंटी नहीं आती, हमारे पास संप्रभुता नहीं आती। अब हम एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश होने का ये मतलब हो कि भारत के लोग ना अपने खुद के फैसले खुद ले सकते हैं, यानी भारत के ऊपर कोई फैसले लेने वाले नहीं है। जब कोई फैसले लेना, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं हर क्षेत्र में। चाहे हमें रक्षा क्षेत्र में कुछ काम करना हो, चाहे मेरे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी काम करना हो, चाहे हमें सेना के क्षेत्र में कुछ भी काम करना हो, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम करना हो अपने देश के अंदर, अब हमको कोई पूछने गिरने वाला नहीं है ऊपर से। पिछली बार 1947 से पहले क्या हुआ करता था, हम कुछ भी काम करना होता था पहले अंग्रेजों से पूछना होता था, हमारे पास संप्रभुता नहीं आती, हम किसी के अधीन थे। इसे कहते हैं अधीनस्थ राज्य। तो पहले भारत एक अधीनस्थ राज्य की तरह हुआ करता था, अधीनस्थ राज्य की तरह। अब भारत एक अधीनस्थ राज्य की तरह नहीं है, समझ में ये बात है। भारत एक अधीनस्थ राज्य नहीं है, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, इसलिए हम कहते हैं संप्रभु। और हमें इस संप्रभुता को बचा कर रखना होगा। दुनिया का हमारे पूरा का हावी होगा। सही बात है। मान लो ये लड़की है, सही बात, ये लड़की कहाँ आ सकती है, क्या जा सकती है, इसे किससे पूछना पड़ेगा? अपने पेरेंट्स से। जिस दिन इसकी जॉब लग गई अच्छी तरीके से, इसके हाथ में ये सिविल सर्विस में चली गई, IAS बन चुकी, बताओ इसके पास संप्रभुता आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सही बात है। तो मेरे पास, मेरे हिसाब से जितनी लड़कियां बैठी हैं, इनके पास किसी के पास संप्रभुता नहीं है, सोवरेंटी किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारे देश के पास तो संप्रभुता है ना, 1947 से पहले तो नहीं आती। तो इस संप्रभुता को बचा कर रखना होगा। एकता, सबको एक रहना होगा यार। पंडित नेहरू क्या कहा करते थे? पंडित नेहरू कहा करते थे, हमारे यहाँ विविधता,
लेकिन विविधता ना अलग अलग प्रकार की, जाति की, धर्म की, भाषा की, सही बात है, संस्कृति की, सब प्रकार की विविधताएं हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इस विविधता में हमारे यहाँ एकता, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के यहाँ चले जाते हैं, मुस्लिम हिंदू के यहाँ चले जाते हैं, जो छोटी जाति के लोग बड़ी के यहाँ चले जाते हैं, बड़ी जाति के लोग छोटी जाति, बड़ी छोटी जाति सब हमने तो बनाई है, सब मिलजुल कर रहते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं विविधता में भी अनेकता होनी चाहिए। जब कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बात। सही बात है, हमारे यहाँ विविधता में ही क्या है, अनेकता। विविधता में अनेकता में एकता, इसे अनेकता में एकता कहते हैं, विविधता में एकता कहते हैं। या तो कहते हैं अनेकता में एकता, या कहते हैं विविधता में एकता। याद रहेगी बात है। और एकता मेरे फ्रेंड का नाम था, किसका? हाँ, ब्रेकअप 2018। चले, कितनी होगी? 2 होगी? फ्रेंड थोड़े पूछ रहा है मैं अपने। 3 हो गए नहीं 3। उसके बाद चौथे नंबर पता क्या है? देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करनी होगी तुम्हें, ये सम्मान करना होगा तुम्हें, देश की रक्षा करनी होगी। कभी चाइना के बॉर्डर पर लड़ाई बच जा तो यहाँ क्या घंटा करोगे बैठकर? तुम्हें जाना पड़ेगा। सारे सैनिक हमारे अगर ऐसा ना हो समाप्त हो गए, सही बात होने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कारण बस एक बार लॉजिकली सोचो ना, अगर हो जाए ऐसा तो तुम्हें भी तलवार उठाकर, तुम्हें भी बंदूक उठाकर अपने देश के लिए लड़ना होगा। ये बात मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई। सही बात, आह्वान किए जाने पर सरकार तुम्हें बुला सके। अगर जो हमारे जरूरत पड़ेगी, लड़कियों की भी लड़कों को भी, अपने देश नहीं बचाना, फिर आने वाली जनरेशन बची रहेगी। आने वाली जो जनरेशन होगी ना, कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। जिकम पुराने वालों को याद करो, फिर लोग तुम्हें याद करेंगे। क्या कहेंगे? शहीद काजल सिंह, शहीद सलोनी कछवाल, सही बात, शहीद अभिषेक कछवाल, ऐसा करके, शहीद मुटरी, ऐसा करके बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? ठीक, तो आह्वान किए जाने पर तुम्हें भी राष्ट्र की सेवा करनी होगी और करनी भी चाहिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों द्वारा निभाए जाने वाले मौलिक कर्तव्य, अरे भाई ये तो कम से कम जान ही लो तो बहुत जरूरी हो। सही, अब इसमें अगर कुछ ऐसे पॉइंट आने वाले जो एक व्यक्ति को सच में अपने आप पर लागू करने चाहिए। अब बहुत साइंटिफिकली बातें लिखी हुई, सच में बात करनी। उसके बाद 5वें नंबर पर, भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भारतत्व की भावना का निर्माण करे। कहा गया जितने भी लोग हैं ना इंडिया के अंदर रह रहे, सब समानता का निर्माण करना। समानता का मतलब सबके बीच में यार ये हो ना, भेदभाव मत करो। तू इस जाति का, मैं उस जाति का, मैं इस धर्म का, तू उस धर्म का। यार तेरी भाषा ऐसी, मेरी भाषा ऐसी, तुम ऐसे बोलते हो या ऐसे बोलते हो, बदतमीज आदमी हो तुम। भाषा समझ में आनी चाहिए ना। अगर चीजें समझ में आ रही तो क्या दिक्कत है? तुम बताओ। तुम क्या लिखा? भारत के सभी लोगों में समरसता और समता भारत की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। यानी ना तो किसी के साथ भाषा का भेदभाव होना चाहिए, ना जाति का भेदभाव होना चाहिए, ना धर्म का भेदभाव होना चाहिए। सबके साथ समरसता, मिलजुल कर रहना। सही बात है। और भारत भावना, भाईचारे की तरह रहना सबके साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे फिर ईसाई हो। 8 प्रकार के धर्म हमारे देश के अंदर मौजूद है। 8 के 8 पूरी दुनिया में चल रहे, उनके लोग हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी संस्कृति थी, कल्चर था हमारा। 8, 10, 15 साल, 20 साल से पता क्या हुआ? लोगों जो राजनीतिकरण हुआ इन सब चीजों का, जब धर्म का राजनीतिकरण हो जाएगा, ये समझो भाषा के अंदर हिंसा स्टार्ट हो जाएगी। हिंदुओं को ऐसे लगेगा उसे मुस्लिम मानने पर लगे हुए इनके देश को तबाह कर देंगे, क्योंकि पढ़ाई तो नौकरी करनी नहीं थी। सही बात है। और मोमडन को क्या लगेगा? उन्हें हिंदू मानने पर लगे हुए। सही बात। ऐसे करके हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वे अपना हित साधने का प्रयास करते हैं, किसी भी देश के अंदर हो। ये हमारे देश के अंदर नहीं है, किसी भी देश के अंदर हो। लेकिन व्यक्ति समझ में आने के अब क्या करेंगे? बड़े बड़े नेता की बदतमीज हो, अपने बच्चों को तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। सही बात है। और तुम्हारे बच्चों को रोड पर निकाल देंगे, बेटा जाओ झंडा उठा के चलो, धर्म का झंडा तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे। और धर्म का बीज ऐसा बीज हो, वो क्या हो, व्यक्ति को इतना प्रेरित करेगा, इतना प्रेरित करेगा, इतना प्रेरित करेगा, तो व्यक्ति फिर क्या करेगा? फिर उसके सामने अंधा हो जा। सही बात है। कुछ दिन पहले में 2-4 लड़कों का फेसबुक वो देख रहा था, फेसबुक पेज, उन्होंने पता कितना भयंकर तरीके से लेकर रखा था, कट्टर हिंदू हूं मैं। कट्टर हिंदू मतलब क्या है? इतना हिंदुत्व मेरे अंदर भरा हुआ, जब मैं किसी मुस्लिम को देख लेता हूँ ना, यही बात मुस्लिम की बता रहा हूँ, जब मैं किसी मुस्लिम को देखता हूँ तो मेरा खून खोल उठ जाता है। कैसे देश ये कैसा देश बना दिया हमने। सही बात है। अभी पिछला मैंने 10-12 साल के पीछे के पहले देश दुनिया देखी यहाँ से, पिछले 10-12 साल में ज्यादा डेंजरस तरीके से आया। सही बात है। ताकि जो पॉलिटिकल लीडर है वे अपना हित साध सके। जितने भी मंत्री है ना, 24-25 के आसपास मंत्री, एक ढंग का मंत्री नहीं है हमारे यहाँ देश में। उनके सबके बच्चे सब आउट ऑफ कंट्री पढ़ रहे हैं। सही बात है। और अच्छे लेवल पर एजुकेशन ले रहे और मौज मस्ती कर रहे। और तुम क्या कर रहे? इनके बच्चे यहाँ रैली में उतर गए, सही बात, यहाँ रैली में उतर गए, थाली आरती उतारने पर लगे हुए, और पढ़ाई नहीं करनी उन्हें बिल्कुल भी ना। वे धर्म के रक्षक। और जो धर्म के रक्षक है, जिन्हें धर्म का रक्षक होना चाहिए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं।
अमेरिका में, कोलंबिया में, सही बात है, इंग्लैंड में, लंदन में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। सही बात है, इतना कभी पढ़ने के नहीं यहाँ के लोग, क्योंकि लोग अनपढ़ है ना। साक्षरता देखते लो कितनी यहाँ की साक्षरता दर देखो कितनी। सही बात है, जानकारी, पढ़े लिखे का मतलब क्या हो, पढ़े लिखे मतलब वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे का मतलब जानते हो, पढ़े लिखे में 4 बात किताब पढ़ना थोड़ा ही हो, फैक्ट फैक्ट पढ़ ले, पढ़ाई कर ली तो मन। पढ़ाई का मतलब आइडियोलॉजी डेवलप होना, विचारधारा डेवलप होना। सही बात है, चीजों को समझना, सही क्या है गलत क्या है, उस चीजों को पढ़ाई कहते हैं। ये नहीं होती पढ़ाई कि उठाए 2-4 किताब पढ़ कर चलो बन गई। क्या तो तुम किसी एक साइड को या तो तुम किसी को पसंद करते हो या किसी को नापसंद करते हो। इस देश के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सही बात है, मुझे कभी कभी इस चीज को लेकर काफी पीछे बहुत दुख हुआ 2020-21 के आसपास, जब मैं पढ़ता रहता था और देखता रहता था नहीं ये समाज में गलत हो रहा है। अब तुम्हें मेरे साथ साथ पढ़ोगे तुम्हें सच में पता लग जाएगा क्या क्या गलत हो रहा है। समझ में की बात है कि ये नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। अच्छे से पढ़े लिखे लोग है ना, टीचर कम्युनिटी में कभी नहीं माना जाता कि इस तरह करके भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि तुम एक ही धर्म को कभी नहीं बढ़ावा दे सकते। सही बात है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को नकारता चला जाएगा, भारत का संविधान इस बात को नकारता चला जाएगा, तुम जहाँ कभी एक धर्म को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते। अब पढ़े लिखे लोग कभी भी नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने के, एक ही धर्म को और एक ही जाति को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते तुम। सही बात है, किसी से तुम अगर हम किसी भी व्यक्ति से केवल इसलिए नफरत नहीं कर सकते उसकी धर्म अलग है, उसकी जाति अलग है, कभी भी ये कुछ बेस है उसका नफरत करने का, किस चीज तुम नफरत करते हो। एक मुस्लिम व्यक्ति का पेज देख रहा था, मोहम्मद इरफान करके उसका पेज था, कट्टर मुस्लिम लिखा था उसने, कट्टर मुस्लिम, क्योंकि जब मैं किसी हिंदू को देख लेता हूँ तो मेरा खून खोल उठता। ऐसे उन्होंने वो लगा रखी डीपी और लिख कर। अब बताओ कैसा देश बना दिया हमने, क्या तुम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते भाई, है तो तुम इंसान ही हो। सही बात है तो तुम इंसान ही। चलो, सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का, कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रही थी, ऐसी प्रथाओं को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये क्या है, घूंघट ओढ़ कर चलना, तेरे अंदर तमीज नहीं है, ये प्रथाएं बंद करना चाहिए। क्यों, वो आजादी में नहीं रह सकती। ये क्या बदतमीज है, कोई मर्द आगे तो पल्ला करना, किसी मर्द को पल्ला करते देखा, ऐसी हमेशा सबको, यहाँ नागरिकों को सबको बताया जा रहा है जो देश के अंदर 100 साल से प्रथा चली आ रही है ना, उसे बंद करना होगा, उन प्रथाओं का विरोध करना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, मौलिक कर्तव्य कह रहे प्रत्येक नागरिक को करना होगा। मैं दहेज प्रथा का खुलेआम विरोध करता हूँ। सही बात है, जब धोखे तो जीवन काल में मैंने शादी करी ना, 0 रुपए का दहेज लूंगा, तुम्हारे सामने देख रहा हूँ, कितने रुपए का, 0 रुपए का। पहली बार शादी नहीं करने का मैं। सही बात है, अगर धोखे तक करी ली, थक हार कर कभी मौका लगा, सही बात है, ठीक, क्या होगा, क्या, हाँ कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारी क्लास बना रखी, बहुत सारी क्लास में खुलेआम बोल रहा है मैंने। सही बात है, कोई दहेज नहीं लेना। इससे क्या होगा, बहुत सारे समाज में सीख जाएगा, उस व्यक्ति ने बिना दहेज की शादी करी तो दूसरे फिर आइडियल बन जाएगा। हो सकता है टूट जाए, नहीं तो आज तक तो चली आ रही है। एक प्रथा ही तो है, दहेज प्रथा तो महज एक उदाहरण है, ऐसी ऐसी ना जाने कितनी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के विरुद्ध, उसका तुम हमेशा विरोधी करना चाहिए। सही बात है, जो महिलाओं के लिए सही नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ ना। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिसका तुम्हें विरोध करना होगा, जो समाज के अंदर हो रही। समझ में आई बात है। उसके बाद हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। जो हमारी संस्कृति है ना, कल्चर है, समझ की बात है, ये क्या है, उर्फी जावेद मत गुण बन का मत घूम, वो तुम्हारा कल्चर नहीं आता, वो पश्चिमी कल्चर है जो उसने अपनाया। समझ की बात है, नाम ले लिया कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर भी, ये मत गुण घूम, तुम्हारा कल्चर क्या था तुम जानते हो अच्छी तरह। महिलाएं किस तरह रहती थी, अपने तन को किस तरह कर ढक कर रखती थी, वो अजीब चीज नहीं है, अजीब नहीं, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें। सही बात है, तुम्हारा कल्चर है। सही बात है, ढंग के कपड़े पहनो, कम से कम देखने में तो अच्छे लगे। ये क्या तुम्हारा कपड़े, शरीर के कपड़े गायब हो गए, ये क्या है मतलब, ये मजाक नहीं, रिलेटिव कल्चर, वो भी कल्चर का पार्ट है, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। तो हमें अपने कल्चर को सम्मान करना होगा। जितने मंदिर है, मस्जिद है, पुराने होंगे यार। एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान से सुनो, चले जो पुरानी मस्जिद है उसको तो तुम तोड़ रहे हो, पुराना मंदिर उसको तो तुम तोड़ रहे हो, नया बना रहे हो जाकर। अरे वो हमारी विरासत है, कल्चर है, संस्कृति है हमारी। वो पुराना आने वाली जनरेशन क्या देखेगी, 100 साल 150 साल पहले यहाँ कौन नाचता था, क्या दिखाओगे उसे तुम, नए मंदिर दिखाओगे उसे, नई मस्जिद दिखाओगे उसे, वो दिखाओ उसे जाकर, उसे संरक्षित करना होगा, बचा कर रखना होगा, उनका सम्मान करना होगा। सही बात है, ये लिखा हुआ इसके अंदर, सामरिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करे। समझ बात है, उनका सम्मान करना। 7वें नंबर पता क्या लिखा हुआ, 7वें, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम मेंस का क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो कल्चर के बारे में लिखना पड़ जा, एक लाइन आराम से निकाल सके यहाँ से कि भारतीय संविधान के मौलिक अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान करने की बात कही गई है। इंट्रोडक्शन आराम से भेज जा, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए याद होनी चाहिए। इधर किस रिलेटेड बात कर रखी है, देख संप्रभुता की भी यहाँ बात कर रखी, और उसके बाद मैंने कहा तुम्हें जो भेदभाव की भी बात कर रखी है, भेदभाव को समाप्त करना चाहिए।
स्त्रियों के सम्मान की बात कर रखी है यहाँ से, समझ आई बात है। उसके बाद चलते हैं पर देखो 7वें नंबर का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पर्यावरण के बारे में लिखने को मौका मिला ना, कहीं भी पर्यावरण के बारे में लिखने का मौका मिला तो सुन जाइए, समझ जाइए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंदर भी जो पर्यावरण की बात कर रखी, पर्यावरण की बात कर रखी, क्या क्या रखा समझ लो। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव आते हैं। जब मैंने तुम्हें इसके बारे में पढ़ाया था ना, इन्वायरमेंट में पढ़ाया था, तभी मैंने वहां बताया था तुम्हें इसके बारे में। मौलिक कर्तव्य में 7वें नंबर पर लिखा हुआ प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन को बचाना ही होगा। देख लो नागरिकों का कर्तव्य है। यूं नहीं है कि पटड़ी में जाकर काट के सुनोनी और सनोनी मम्मी और की ताई चाची से आकर पेड़ काट के लेके आ रही पूरा का पूरा। सही बात है, वन को बचाना होगा यार, बचाओ इसे। सही बात है। काजल भी वहीं से अपनी मम्मी के साथ जाकर चलती 8 गड्डी का लकड़ी काट के लेके आ रही, पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया पूरा का पूरा। वन को बचाना होगा। वन रहेंगे हम रहेंगे, वन रहेंगे हम रहेंगे, सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ। सही बात है, जल को बचाना होगा। वो समझ आई बात है। झील बहुत सारी झील है वहां ना, उसके राजस्थान के अंदर में झील सूख चुकी, देश के कोने कोने के अंदर बहुत सारी झील सूख चुकी पूरी तरह। और उसमें जो पक्षी बैठते होंगे अब वे पानी कहाँ से पिएंगे, वे भी मरने स्टार्ट होंगे। कुछ दिन पहले खबर आई थी, मैंने स्टेटस लगाया था, जो पक्षी बहुत सारे पक्षी मर गए राजस्थान में जो मरते चले गए। कारण क्या है, झील ही सूख गई, अब पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे बताओ। ठीक, तुम जरूर ये पानी को बचाना तुम्हें, और इसका ध्यान तुम्हें भी रखना होगा। तुम नागरिक हो देश के, सारा काम सरकार ही नहीं करने की, तुम क्या करोगे, तुम्हें तो कुछ करना होगा। नदी और वन्य जीव, वन में रहने वाले जीवों को बचाना होगा। वन को बचाना होगा, वन में रहने वाले जीवों को बचाना होगा। इसके याद रखिए बात है कि रक्षा और संवर्धन करे और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। पुराने लोग कैसे करते थे संरक्षण इनका, पैर से कीड़ी मर जाती थी मतलब क्या बोलते थे, पाप चढ़ेगा। पाप चढ़ता नहीं वैसा कुछ, इसीलिए ताकि वो दोबारा जीव को न मारा। और दोबारा जीव क्यों न मारा, सारे जीव बचे रहा है। और जीव क्यों बचे रहा है, ताकि हमारी जैव विविधता बची रहा है। जैव विविधता क्यों बची रहा है, जैव विविधता इसलिए बची रहा ताकि हम बचे रहा। यानी इंसान बहुत कमी ना, कुल मिलाकर अपने आपको बचाना चाह रहा है। मतलब तो वही है ना, सही बात है। इसलिए क्या कहते थे ना कंटो को मत मार देना, सोने की देनी पड़ेगी। बिल्ली को मत मार देना, सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी धारणा बनाई गई थी समाज के अंदर। ऐसा ही होता थोड़ा ही, क्या करते थे, लोगों को डराते थे, और डरा कर क्या करते थे, सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी, मारना मत उसे बिल्कुल भी। क्यों, पर्यावरण को संरक्षण करने का एक यही तो तरीका था उनके पास, कानून तहत नहीं। सही बात है। और हम भी इतने बदे गढ़ थे, हाँ सोने की बिल्ली पढ़ाई गुड़ी करनी। समझ में आई बात है। तो किसे बनाना होगा, बचाना होगा वन को, झील को, नदी को और वन में रहने वाले जीवों को। उनका सबसे क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। संरक्षण, उनकी रक्षा करनी होगी। और उनके प्रति क्या रखना हो, दया भाव रखना हो। दया भाव ऐसा समझ, मान लो कोई हिरण कल को तुम जंगल में चले गए, घायल पड़ा हुआ। सही बात है। और जब घायल पड़ा हुआ और सो तुम्हें लग रहा है ये तड़प रहा है, इसे पानी की जरूरत हो, तो चुपचाप जाकर क्या पिलाओगे सर, साइड में शेर भी खड़ा हुआ। सही बात है। तो तुम पानी पियाओ ना। अब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। दया भाव तो रखोगे अंदर। कुछ लोग ऐसे हो, देखो सामने को कुत्ता मरा पड़ा हुआ, दो तरीके के लोग, सामने कुत्ता में देख कर साइड से निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे वे जाकर उसके पास मरहम करवाएंगे, पट्टी करवाएंगे, इसे दया भाव कहते हैं। जो साइड से देख कर निकलेगा ना, वो थोड़ी सी तो फीलिंग होगी शायद में कुछ कर पाता, लेकिन बाद में जाकर से पता लग रहा कहीं जाना ही है, चल आगे भी निकल रहा, कुछ काम नहीं करना। दया भावना नहीं है इसके अंदर, तो दया भाव रखनी होगी तुम। सही बात, जैसे काजल, सही बात है, काजल एनिमल्स के प्रति दया भाव रखती है, नहीं रखती। वैज्ञानिक, 8वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानावर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये पॉइंट हमारे यहाँ देश में सब बच्चों के अंदर, सब व्यक्तियों के अंदर गायब हो चुका। क्या कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद। अरे भाई, मानवता पर बल देना, हमेशा नागरिकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। 8वें नंबर पर लिखी हुई है। और यहाँ के लोग क्या करेंगे, मेरा रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा 21 नहीं 20 बरत रही थी मैं। सही बात है। अगर सही बात है, मेरा रिजल्ट इसलिए नहीं हुआ, सही बात है, मेरे नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने मुझे बद्दुआ दे दी थी, ये बद्दुआ दे दी, उसकी भका पड़ी मुझे। ये क्या है, इनलॉजिकल चीजें। हाँ, नजर लग गई थी, क्या है, इनलॉजिकल बातें। उसने मुझे इसलिए कहा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवासबाजी है। साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, वैज्ञानिक सोच हमारे यहाँ से गायब हो चुकी पूरी तरह। यहाँ लोग लॉजिक पर बात नहीं करते, बिल्कुल भी इनलॉजिकल बातें करते हैं। और जिंदगी ना मैजिक का खेल नहीं है, लॉजिक का खेल है। किसका खेल है, सही बात है। कौन सा बात कर, क्या बातें करते हैं, घरों में देखो क्या बात करते हैं। अच्छा,
शायद किसी का बुरा करा होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। मान लो किसी को चोट लग गई होगी, सही बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा एक बात बताओ, करे मान लो 50 साल के व्यक्ति की चोट लगी, तो पता क्या क्या हुआ? बहुत बेकार आदमी था, बहुत बुरे कर्म कर रखे थे, कर्मों का फल मिल गया। पता क्या है? इन लॉजिकल बातें हैं, इन लॉजिकल बातें हैं, सही बात है। अब ध्यान से सुनो, एक 5 साल के बच्चे का होगा एक्सीडेंट, उसके सरिया यहाँ को निकलेगा बिल्कुल। उनने किसका बुरा कर रखा था? उनने किसका बुरा? तो यहाँ का आदमी तक था, यहाँ के आदमी था, यहाँ के आदमी था कितने का मिनो? पिछले जन्म में बुरे कर्म करके थे, कुछ नहीं मिला तो पिछले जन्म में पहुंच जाएगा। इन बातों को बता, कौन सी बात? इन्हें कहते हैं अवैज्ञानिक बातें। अवैज्ञानिक तर्क नहीं है, पारलौकिक जगत की बात कर रहे, पारलौकिक ऊपर के जगत की जो किसी ने देखा नहीं, स्वर्ग की नरक की बात करते हैं। अरे लॉजिक पर बात करो ना, जो तुम्हारी अंकों के सामने वो सच है, बाकी सब बकवास है। किसी ने देखा फ्यूचर? किसी ने भी नहीं देखा। वैज्ञानिक सोच को बढ़ा देना होगा, या भारतीय का संविधान बता रहा है। वैज्ञानिक सोच सबकी गायब हो चुकी। स्वयं जब एमएससी करी हुई लड़की, बीएससी करी हुई लड़की शादी हो चुकी उसकी, और दूसरी बात पर केमिस्ट्री से एमएससी कर रही, पता क्या बोलती है? बाबा के यहाँ दरबार पर जाके बोलती है, बाबा बाबा मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। लड़का कैसे होगा? मेरे यहाँ 2 लड़की पैदा हो चुकी, लड़का कैसे चाहिए? यह वैज्ञानिक सोच है। ये सोच क्या सोच है यार? कि इनलॉजिकल बात है यार, सही बात है। वो बताएंगे तुम तो हद होगी, तो वही वाली बात होगी ना। ठीक, एक ओए पता क्या हुआ? एक पंडित है ना, एक पंडित वो बैठकर हवन कर रहा था बैठकर, और एक परिवार, जैसे परिवार वाले एक पंडित को बुला ले, पंडित जी बैठकर हवन कर रहे थे और सबको हाथ देख रहे थे। आया एक लड़की का नंबर, घर में लड़की बहुत सीधी थी, पढ़ने वाली थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, सही बात है। उसने कहा हाथ दिखाओ, चलो हाथ दिखाया, हाथ दिखाकर तुम्हारी लड़की जो है 24-25 साल की उम्र में बिगड़ेगी, इसका ध्यान रखना, उसकी मां सतर्क होगी। हाँ सही बात है। इतनी देर में उसने कहा इसका बहुत ध्यान रखना, ये घर में नहीं टिकेगी, भाग सकती है घर से। लड़की के दिल पर छुरी चल रही हो कि लड़की ऐसी है भी नहीं बिल्कुल भी, सही बात है। अब लड़की उनके घर परिवार वालों के दिमाग में बैठ जाएगा, सही इलॉजिकल बात है नहीं यार। इतनी देर में जो पंडित था, उसका असिस्टेंट था, उसके घर तक फोन आएगा, हेलो हेलो, उसने कहा लाउड स्पीकर डाल, इतना वो भविष्य बताया रहा लाउड स्पीकर पर। उसकी पत्नी बोल ली हेलो हेलो हेलो, प्रिया भाग गई, प्रिया आपकी लड़की भाग गई। दूसरे की लड़की के बारे में बता रहा है, लड़की का ध्यान रख रहता। हेलो हेलो, प्रिया भाग गई। दूसरी लड़की के बारे में बता रहा, अपनी लड़की का ध्यान नहीं रखा गया तेरे। क्या बकवास बात है, कोई फ्यूचर कैसे बता देगा? एस्ट्रोटॉक पर ध्यान दे रहे आजकल, देख के नहीं, जन्मतिथि डाल लो, ये डाल लो, अब फ्यूचर बता दो। अरे उनके खुद के नरक में चले गए उनकी जिंदगी, क्या बताओ ना। यह वैज्ञानिक सोच है। पढ़ाई करनी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोग ना धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, इनसे न पूछे लास्ट बार मंदिर में कब गए थे, कितने दिन, एक हफ्ते में कितने दिन मंदिर में जाए। सही बात है। किसी व्यक्ति तो जगह जो मंदिर का नाम लेकर ढिंडोरा पीटते फिरो जा, मंदिर का मस्जिद का नाम लेकर ढिंडोरा पीटते फिरो जा, लास्ट बार मंदिर में कब गए थे, कितने दिन पूजा पाठ करते तुम? सही बात। इसे क्या? फेक देशभक्ति, फेक देशभक्ति रह गया, देशभक्ति भी और फेक भक्ति भी रह गई। हम सोशल मीडिया में देखो उनके खिलाफ उनके अनुराग अलापते रहते हैं। एक में अनिरुद्ध चार्य में ऐसे गजब के पीस आदमी है, मतलब क्या बताऊं तुम्हें, सही बात है। बिस्कुट विष से निकला कुट, बिस्कुट विष विष, क्या कुछ लॉजिक है सर। पढ़ाई वढ़ाई कर लेते, गोबर, गाय को गोबर खिलाओ, उसमें अनाज निकलेगा, और अनाज को निकल कर महिला को खिला दो, वो जो महिला खा लेगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो क्या बताओ, क्या बकवास बातें हैं। और मीडिया वाले तो बुला रहे हैं सर, मीडिया वाले बुलाकर उस पर डिबेट करवा रहे, क्या मतलब, क्या कैसे देश बना दिया तुमने। हाँ, एक और थे, एक और आए थे, बागेश्वर बाबा भी तो आए थे। बागेश्वर बाबा की बात सुन लो। एक बात बताओ, अगर मुझे ध्यान लगा, लोग सोचने वाली बात है यार, सही बात है। हो सकता है सुन लो, इसके बाद कुछ समझ में सोचने, वैज्ञानिक तौर पर सोचो। उनके दरबार में, यहाँ बागेश्वर बाबा सामने, बताओ कौन है, कहां से, उनके दरबार में मेरा दिमाग खराब, पहली बार मैंने वीडियो देखा, मैं ये क्या हो रहा भाई। नेशनल मीडिया पे दिखा रहे हैं सर, सारे 8-5 चैनल पे यही चल रहा, बेवकूफ मीडिया। वही जो मैं बेवकूफ मीडिया कहता हूँ अपनी भाषा में। उसके बाद उसने कहा कहां से आए हो, मैं एक पेड़ पर रहता था। उसने माइक बिठा लिया, भूत को नहीं पता माइक ठाना, माइक बिठा लिया और नाचना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं कर। कहां से आए हो, मैं वो चंडाल बाबा से आया हूँ, और इसने मेरे बहुत बुरा किया था। उसकी पैंट भी नीचे चढ़ रही, भूत पैंट भी ऊपर चढ़ा रहा अपने। भाई भूत को किस तरह बता अपनी पैंट ऊपर चढ़ानी, भूत को किस तरह बता अपनी पैंट ऊपर चढ़ानी। ये इलॉजिकल बात है नहीं है। जाकर यूट्यूब पे वीडियो बढ़ा, जाकर देखो, बकवासबाजी फालतू की।
26 साल का लड़का, 26 साल का लड़का, बागेश्वर भाभी की उम्र 26 साल के आसपास होगी, 26 साल के लड़के को भी बजरंग बली ने क्यों शक्ति दी सारी, हमें क्यों नहीं देते सारी शक्ति? सोचने वाली बात है नहीं है, एक ही व्यक्ति को क्यों जाके सारी शक्तियां, ऐसा क्या है उनके पास, उन तभी ज्यादा प्रसिद्धि करने वाले, इसे कहें लॉजिक, इसे लॉजिक क्या, इसे कहें साइंटिफिक सोच, जो भी मैंने उन पर आरोप लगाया, इसे कहें लॉजिक, ऐसी थिंकिंग रखनी होगी तुम किसी भी पर्सन चिन्ह लगा के चले जाओ। अंबेडकर कहा करते थे किसी जमाने में, तुम हर चीज पर शक होना चाहिए, मेरे पर शक मत करना, मजाक नहीं कर रहा क्या कहा, हर चीज पर संशय करना होगा, संशय शक करना होगा तुम्हें, सही बात, इसे साइंटिफिक थिंकिंग बोलते हैं, सही बात है। अंबेडकर ना गीता पर भी पर्सन चिन्ह लगा दिया था, अब हमने स्टेटमेंट कभी वापस नहीं लिया, गीता पर भी पर्सन चिन्ह लगा दिया था, उसने कहा अपना स्टेटमेंट वापस लो, सही बात है कि हम आपको 11 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरे पास सबूत है इस बात का, इसमें विरोधाभास बातें कर रखी है गीता के अंदर भी, क्यों तुम इसे प्रमाणीकरण मान लोगे, मैं नहीं मानता था, सीधा डायरेक्ट मीडिया वालों की हिम्मत नहीं पूछते पढ़े थे किसी की भी, और लॉजिक पर बात कर देते पूरा का पूरा, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ उनका लिखा हुआ है भाई, सुनो चले कितने हो गए 7, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना होगा, 7 के बाद हमारे पास 8वां भी होगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, सार्वजनिक संपत्ति को, वही मैंने तुम्हें बता दिया, ये 90 पॉइंट के लिए जोड़ा था, इंदिरा गांधी के टाइम पे दंगे बहुत हो रहे थे ना, लोग बस जला देते, सही बात है, पुलिस वालों को फोड़ देते थे, थाने जला देते पूरा उस टाइम पर, तो इंदिरा गांधी ने सोचा मानने के नहीं, नागरिकों को उनके कर्तव्य समझाने होंगे, उनकी ड्यूटी समझाने होगी, समझाई, फिर उन्होंने जाकर नुका देखो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सड़क नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ गांव के लोग जब नहर बंद होती है ना, उसके अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी ईंट हो, सही बात है, तो साइकिल पर रखकर रोज ईंट फाड़ के लेकर चाहे चाहे अपने यहाँ खड़ोंजा बिछा ला, रिलेटिव आ रहे हैं गजब की पीछे भारत की ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं ये बता दे हमारे यहाँ सोलर लाइट लगाई थी नहीं, सोलर लाइट लगाई थी नहीं गाँव में, और सोलर लाइट का नहीं पता किसी के आज तक कहाँ हुआ, सरकार को नहीं पता, कागजों में सोलर लाइट लग चुकी, और सोलर लाइट कहाँ, एक यहाँ लग रही थी, कहाँ गायब होगी, वह कागजों में सब सरकार को चल रहा है, सब चल रहा है, बैटरा भी लोगों को घर में रखा हुआ, ये सब क्या, ये नहीं है पड़ोस के गाँव में चले सब, वहां भी यही हाल है, उसके पड़ोस में चले जाओ यही हाल है, ये कर रहे तुम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सही बात है, वो तो शुक्र मनाओ, मैं मुझे वहां ताला लगाना पड़ा, जहां हमारी कार खड़ी हो ना वहां ताला लगाना पड़ा, नहीं तो ये सुविधा देते अभी सार्वजनिक गाड़ी वो मुझे ताला लगाना पड़ा उसको पासवर्ड लगाना पड़ा मुझे वहां से, नहीं तो ये सुविधा देते तो सार्वजनिक गाड़ी है, चलो इसे उड़ा दो हिंसा से दूर रहे, हाँ कहीं भी लड़ाई दंगे हो रहे हैं इनसे दूर रहना चाहिए, नागरिकों का कर्तव्य होगा हिंसा से दूर रहना चाहिए, ठीक। 10वें नंबर का, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत तौर पर ना तुम्हें हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, या नहीं है तो कल को तुमने जॉब लग जाएगी तुम्हारी, मान लो ये लड़की कल को सिविल सर्वेंट बन जाती है, एसडीएम बन गया, चलो नंबर आएगा इसका, रिजल्ट सब होगा, ओके होगा, कितनी खुश हो रही है, इतनी जल्दी नहीं बनना है, पेपर रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, उसका आया, उसके बाद कौन सा इंटरव्यू का रिजल्ट आया, इंटरव्यू होगा, सब अच्छे नंबर पे, 9 रैंक आ गई इसकी, कितनी, समझ बात है, ये खुश हो गई पूरी, समझ नहीं बात, भाई जी मैंने कहा ढेर बड़ा काम कर दिया था, सुबह से आगे सामने पड़ी रही थी, सही बात क्या, तू कह रही जी हाँ अब तुम्हें ये करना वो करना, अगर रैपट इतने बनवाया रखेगी, यूपीएससी का एग्जाम कौन देगा, यूपीएससी का एग्जाम कौन देगा, इसका मतलब उत्कर्ष की ओर नहीं बढ़ रही है, इंडिविजुअली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर सबको एक साथ लेकर हमें हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, हमेशा अपने ऊंचाई को मुकाम हासिल करना चाहिए। मैं 11th-12th वालों को पढ़ाता था, 11th-12th बीएससी वालों को, इन पे यहीं रुक जाता मैं, तो मैंने क्या करा, मैं हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ा, मैंने सोचा अपनी पढ़ाई को और बढ़ाना चाहिए, मैं और पढ़ा, फिर उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में कॉमर्स भी पढ़ा मैंने, फिर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट भी पढ़े, सारा पढ़ा मैंने सोचा यार ये इतना ही पढ़ लेना चाहिए, मैं सोचा यार बीए कर लो, बीए तो कर ली, चलो यार बीएससी भी कर लो, एमएससी भी कर लो यार ये पॉलिटिकल साइंस तो करी ना, एमए यार पॉलिटिकल से छोड़ एक काम करते इंग्लिश तक कर लेते हैं, चलो इंग्लिश तो नहीं इकोनॉमिक्स तक कर लेते हैं, इससे क्या उत्कर्ष की ओर बढ़ना, सही बात है, तुम जहाँ हैं वही रुके हुए, यहाँ के बच्चे एक नौकरी ले लेंगे पूरी जिंदगी पे जाएंगे, वो बैठ कर नहीं पूरी जिंदगी पे जाएंगे, शादी कर लेंगे, शादी करके वो बैठ कर अपनी बीवी को देख रहा है, पूरी जिंदगी आधी समय कट गई, तुम बहुत सुंदर लग रही है, अरे मेरे चुन्नू है ना ये तो और भी सुंदर है सही बात है, उसके बाद इन्हें देख देख कट जाएगी, सुबह से शाम तक नौकरी, उत्कर्ष की ओर नहीं है, इसे उत्कर्षता नहीं है, कुछ नया करो, हमेशा उत्कर्ष की ओर बनाओ, पेड़ देखा तो ना, पेड़ हमेशा वो ऊंचाई तक जाता लास्ट तक, जब तक जागा जब तक उसमें ताकत होगी, सही बात है। एक सेंटेंस बोलता हूं, कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सही बात है,
अरस्तु के शब्दों में कहूं तो संतुष्ट मनुष्य सूर्य के समान। मेरे वाक्य नहीं है, इसने कहा था सूर्य के समान। ऐसे खतरनाक खतरनाक बड़े बोल रहे हो, समझ नहीं बात है। ये अरस्तु वही है जिसने कहा ना महिलाओं की बुद्धि गोड्डमो, वही है अरस्तु। बोलना नहीं चाहिए था, अपनी माँ बहन तो परेशान होगा, सारे दिन घर में रहा था। सुन लो, सभी गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े, सतत प्रयास करे, कंटिन्यू प्रयास करे। सही बात है। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा, तीसरा नहीं हुआ चौथा, चौथा नहीं हुआ पांचवा, पांचवा नहीं हुआ छठा, 6 तो उसके बाद खत्म हो जा। उसके बाद जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। यानी राष्ट्र को प्रगति पे लेके जाना। किस पे लेके जाना? प्रगति कौन थी? मेरी फ्रेंड थी, ठीक। चलो, प्रगति की शादी होगी यार। कितने होंगे? 10 हो गए। अब 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य समझो, 6 से लेकर जो 14 साल तक, ये 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी है। एक ऐसा सवाल पूछ रहा तुमसे, बताओ एक ऐसा क्या है निम्नलिखित में से जो मौलिक कर्तव्य में भी मौलिक अधिकार में भी। 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनमें शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा। शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा 6 से लेकर 14 साल तक के। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा था। 11वां मौलिक कर्तव्य यही है। यही बात मैंने तुम्हें कल बताई थी, याद रहा ये बात है। तो कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बार बार पढ़ने को तुम लाइन टू लाइन कॉपी कर लेने होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम्हें डायरेक्टली काम आएंगे। मेंस के आंसर राइटिंग में तोड़ तोड़ कर कहीं ना कहीं यूज करते हैं तुम्हें मेंस के आंसर राइटिंग में। समझ ये बात है। और वैसे ही जो हो ना, सिंगल क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इन्होंने पूछेगा कौन सी बात मौलिक कर्तव्य में नहीं है। समझ ये बात है। ऐसे सवाल पूछो उठा कर जाकर। लो चलो, आज हम क्या करेंगे भैया? आज हम चलते हैं हम कहते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर ना, जब मैं हम तुम्हें पढ़ा रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहे थे, साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था हमने। तुमने कहा था भारतीय संविधान के अंदर ना एकल न्यायपालिका का प्रावधान है। किसका? एकल न्यायपालिका का प्रावधान है। तो एकल न्यायपालिका का प्रावधान का मतलब क्या हो, इसे आओ समझते हैं। समझ गए ये बात? और समझते हैं। एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, इसे बोलते हैं सिंगल जुडिशरी। सिंगल जुडिशरी, इसे सिंगल जुडिशरी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या हो बोला? सबसे ऊपर माने सुप्रीम कोर्ट हो, पता तुम्हें? सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक दूसरा नाम उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय। इसके नीचे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के नीचे मिलेगा हमारे पास हाई कोर्ट। कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। इसके नीचे मिलेगा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा हमारे पास। देखो एक सिंगल लाइन बनी हुई नहीं, इसे बोलते हैं सिंगल जुडिशरी। अगर मामला तुम्हारा यहाँ सुन नहीं सुलझा ना, यहाँ चले जाओ, यहाँ नहीं सुलझा तो यहाँ चले जाओ, इसे बोलते हैं सिंगल जुडिशरी। सिंगल जुडिशरी। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हो ना, जो न्यायाधीश हो, जज साहब को न्यायाधीश बोल रहे, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। सही बात है। जो हमारे पास न्यायाधीश हो ना, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। किसके द्वारा? तो जब राष्ट्र, एक ही तो व्यक्ति कर रहा है, सिंगल व्यक्ति तो कर रहा है उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कौन करेगा उनकी नियुक्ति करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? इसी बोलते हैं सिंगल जुडिशरी, एकल न्यायपालिका। अरे एकल न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में कर रखा है। 124 में कौन सी कर रखा है? 124 में। याद रहेगी बात? पेपर में ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 124 में। 124 में याद रहेगी बात? ठीक, पता लग रहा है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हो, इनके जो न्यायाधीश हो, इनके जज साहब हो, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करें? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक सिंगल व्यक्ति इनकी नियुक्ति करता है, इसे बोलते हैं सिंगल जुडिशरी सिस्टम। याद रही बात? क्या? एकल न्यायपालिका की प्रणाली, एकल न्यायपालिका प्रणाली। बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक,
उसके बाद एक पॉइंट और था हमारे पास, एक पॉइंट और समझना हम। उसके बाद हमारे पास यहाँ भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका? एकल नागरिकता का प्रावधान है। समझो, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं, एकल नागरिकता। नागरिकता, एक बात बताओ जरा मुझे, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से? भारतीय संविधान के अंदर। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो केवल ना भारत का नागरिक हो सका, वो कभी भी नहीं है उत्तराखंड का नागरिक होगा, यूपी का नागरिक होगा। सही बात है। कोई भी व्यक्ति केवल ना वो भारत का नागरिक हो सका, एक ही जगह एक ही देश में रहते हो, दो दो जगह की नागरिकता नहीं मिलनी उसे। अमेरिका की तरह, अमेरिका में पता क्या हो, राज्यों की नागरिकता अलग मिलेगी, देश की नागरिकता अलग मिल जाएगी। इस मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता या सिंगल सिंगल जो सिटीजनशिप उसका प्रावधान है, उसका प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम पढ़ क्या रहे? संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे। तो अभी तो संविधान की एक विशेषता खास बात है, हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 को पढ़ते हुए हमें यह बात पता चलती है। उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे पास, एकल नागरिकता का प्रावधान सिंगल सिटीजनशिप हमारे पास, ये भी तो भारतीय संविधान की विशेषता ही थी। अगर सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब? जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा केवल भारत का नागरिक होगा, एक ही व्यक्ति दो जगह का नागरिक नहीं हो सकता। सही बात है। ठीक, पहले हुआ करता हमारे जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था ना, तो जम्मू कश्मीर का नागरिक अलग बना देते। सही बात है। ठीक, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? लेकिन वहां भी हमने ये प्रावधान कर रखा था, तुम जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर के निवासी हो गए, तुम नागरिक है ना, मैंने बोल दी, जो बोल लगा मुंह फोड़ दिया जाएगा उसका। समझ की बात है। इससे पता क्या हो? इससे जो हो हमारी एकता और अखंडता और संप्रभुता उसकी रक्षा करी जा सके, ये प्रावधान इसलिए रखा गया। पता लग गया? और हमने एकल भारतीय संविधान के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों करा है? हमने क्यों कहा कोई व्यक्ति केवल उत्तराखंड का नागरिक नहीं, उन्होंने कहा भारत का नागरिक होगा, चाहे तू उत्तराखंड में रह जाएगा, चाहे तू अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह, लक्षद्वीप में जाकर। सही बात है, लक्षद्वीप हमारे देश में ही हुआ ना। सही बात है। उसके बाद केरल में रहा, तमिलनाडु में रहा, कर्नाटक में रहा, जहां रहना है देश के कोने में, कहलागा भारत का नागरिक, वहां का नागरिक नहीं कहलाने का। क्यों रखा है हमने? पता, ताकि देश की एकता अखंडता की सुरक्षा करी जा सके, देश की संप्रभुता की सुरक्षा करी जा सके, एकता की अखंडता की सुरक्षा करी जा सके, संप्रभुता सोवरेंटी की रक्षा करी जा सके, ताकि इसलिए हमें सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविजन डाला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, क्या बताया मैंने? चलो बताइए, एक नागरिकता का प्रावधान क्यों करा हमने देश? बस बस ताकि भारत की एकता अखंडता चले। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान प्रोविजन। अच्छा, सिंगल जो सिंगल सिटीजनशिप इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए डाला गया ताकि देश की एकता को, अखंडता को और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाया जा सकता है, अक्षुण्ण बनाया जा रखा जा सके, अच्छा बचाया जा सके। याद रहिए बात है। इसके बाद एक और भारतीय संविधान की विशेषता, एक और भारतीय संविधान की विशेषता, वयस्क मताधिकार। नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ, सार्वभौमिक सार्वभौमिक भौमिक वयस्क मताधिकार। एक बात बताओ जरा, भारत के अंदर ना प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा, चाहे कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो। सही बात है। कोई से भी उसका निवास स्थान कुछ भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है उसे वोट डालने का अधिकार होगा। कितनी उम्र? 18 वर्ष। और यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में? 325 में। आर्टिकल 325 है, 26 है, 325 लिखा रखा होगा। चेक कर लो, कोई बात नहीं जाकर। ठीक, सुनो, सार्वभौमिक व्यवस्था का अधिकार की बात कही, सुन लो यार। कोई भी, मैंने क्या रखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल तो ऊपर होगी, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक, उसे मत देने का अधिकार होगा। लैंगिक भेदभाव को समय से समाप्त करना होगा। पहले क्या था, जो महिलाएं थी ना, सुन लो, महिलाएं थी जो, उनकी उम्र 21 साल होगी तभी वोट डालेगी। पुरुष वही 18 साल का कोई वोट डाल सकता था। ये भेदभाव था। तो फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर 61वें नंबर का संविधान संशोधन करा, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा, संविधान में संशोधन करा 61वें नंबर पर। अब तक भारत के संविधान में 106 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 106। जो 61वें नंबर पर संशोधन हुआ होगा, 61वें नंबर पर जो 61 से सरकार किसकी रही होगी? सरकार थी हमारी राजीव गांधी की सरकार। 1988 की बात है। कब की? 1988 की। तो 1988 में क्या, राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने पता क्या करा? राजीव गांधी कांग्रेस की सरकार थी,
ठीक है। इंदिरा गांधी जा चुकी थी, राजीव गांधी आ चुके थे। जब राजीव गांधी आ चुके थे, राजीव गांधी 1988 में उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया बढ़िया बात नहीं है कि महिलाएं तो 21 साल की वो वोट डाल लेगी, जो पुरुष 18 साल का ही वोट डाल देगा। उसने कहा 21 हटा कर 18 ही करो। तो फिर उन्होंने पता क्या करा, जो उम्र थी 21 वर्ष थी पहले वोट डालने की, महिलाओं की जो उम्र थी 21 वर्ष थी, उसे घटा कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ठीक, बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। समझ में आई बात है? तो जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो। समझ में आई बात? 21 वर्ष तक घटा कितना कर दिया, 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन करा था कब, 1988 में। सरकार किसकी थी, राजीव गांधी की, यानी कांग्रेस की सरकार। ये सारे फैक्ट काम होगा जो बीच बीच में बोल लूँ मैं। सही बात है, ये जुड़ते चले जा, याद रखना बात है किसकी सरकार थी, पता लग चुका। ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक, सार्वभौमिक सब भौमिक सर्वभौम, देश के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं ना, सबको वोट देने का अधिकार होगा, मतदान देने का। वयस्क, जिसकी उम्र 18 साल तक पूरी हो चुकी है, उसे वयस्क बोल लो, वयस्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो एक बात बताओ और मुझे, जहाँ तक सुनना अच्छा तरीके से। यह डिबेट तो हुई खत्म, एक नई डिबेट शुरू होने जा रही है। भारतीय संविधान की जैसी प्रकृति हो, तो उसके लिए राज्य व्यवस्था की प्रकृति ऐसी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे नेचर होगा, पॉलिटिकल भी तो नेचर ऐसा ही होगा। ठीक, मैंने क्या समझाया था तुम्हें, ध्यान से समझना अच्छा तरीके से। इसे लेकर हमेशा डिबेट का मुद्दा रहा, समझ गया? यहाँ तो भर भर का सवाल बना ही, यहाँ तो सवाल ले लिया पूरा का पूरा, मेंस का भी सवाल ले लिया, प्रीलिम्स का भी सवाल ले लिया। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की क्या बैठेगी, प्रकृति। हाँ, 8-10 क्लास लेने के बाद में समझेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मेंस के सारे क्वेश्चन डिस्कस, उनके सबके आंसर। भारतीय संविधान की प्रकृति, जैसी भारतीय संविधान की प्रकृति होगी, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होगा, वैसे ही तो उसका राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी, राज्य व्यवस्था की प्रकृति। ठीक, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे नेचर होगा, पॉलिटी का भी ऐसे नेचर होगा। अभी से समझते कैसी हो इसकी प्रकृति। चलो, भारतीय संविधान की जैसी प्रकृति होगी वैसे तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी। अब भारतीय संविधान में ऊटपटांग बातें लिख रखी, तो भारत के लोग भी तो ऊटपटांग बातें करेंगे। सही बात है, लेकिन तुम्हें लग रहा है भारतीय संविधान में ऊटपटांग बातें लिख रखी? नहीं लिख रखी। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन उठा घूम रहे तुम। सही बात है, वाह बात है, पढ़े भी नहीं जाता है। सही बात है, ऐसी ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट को आज तक नहीं पता। पहले कुछ और मतलब निकल रहा है 10-20 साल पहले, अब कुछ और मतलब निकल रहा है उस चीज का। तू कह रहा है मुझे पता नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया था। तो गलत पढ़ लिया था, कुछ भी मतलब कुछ भी यार, क्या कर रहे हो तुम? गलत पढ़ लिया था मैंने, तो गलत पढ़ लिया था, इसका मतलब अलग, उसका अलग अर्थ निकाल ले, फिर अलग अर्थ निकाल ले। संविधान की प्रकृति जैसी होगी, राज्य व्यवस्था की प्रकृति ऐसी होगी। अब हमें आज तक क्यों नहीं पता भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? ठीक है, इसे लेकर हमेशा मतभेद रहा, इसे डिबेट करा। मैंने यह बात पहले ही बताई थी तुम्हें। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है 3 प्रकार की हो सके, 3 प्रकार की हो सके भारतीय संविधान की जो प्रकृति। अब इसे डिबेट का मुद्दा बनाएंगे हम, और अच्छे तरीके से यहाँ से सवाल पूछेगा। यूँ सोच लो, जहाँ भी कहीं भी विवाद हो जाएगा ना, जिस एरिया में विवाद हो जाएगा वहाँ तुरंत पॉलिटिक्स जन्म ले लेगी। सही बात है, कहीं भी किसी भी चीज में देश के अंदर, हमारे देश के अंदर कहीं भी विवाद रह रहा है ना, तुरंत भारत का संविधान वहाँ का खड़ा हो जाएगा। तो संविधान के अंदर झांकेंगे, अच्छा संविधान में इस रिलेटेड यह चीज है, कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ भी हो रहा हो। सही बात है, उस संविधान में टच करके देखेंगे, जहाँ विवाद होगा वहाँ पॉलिटिक्स जन्म ले लेगी, वहाँ भारत का संविधान जन्म ले लेगा। कहीं भी हो देश के अंदर, बताओ कहीं लड़ाई बची ना कहीं भी, तो भारत का संविधान जन्म ले लेगा वहाँ से। तुम किसी के यहाँ लड़े, अब नोनिया फुल्लू की लड़ाई बता रहे मुझे आगे यहाँ से। सही बात है, फूल कुमार की हरी सिंह इसकी ज्यादा लड़ा था, और उसकी ये लड़ाई बताने लगे मुझे। अच्छे बड़े बड़े मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, जो देश के मुद्दे। सुन लो, चलो, क्या तो भारत का संविधान हो सकता है एकात्मक? मैंने कहा इसके प्रोविजन यूनिटरी हो सके, इसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो, ये से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोल सके, या क्वासाई फेडरल बोल सके। क्वासाई फेडरल, एकात्मक। आओ समझते हैं एकात्मक कौन से प्रावधान है इसके अंदर। एकात्मक संविधान बोल लेंगे, या एकात्मक, सुन लो, भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक हो सके या फिर हो सके संघात्मक। संघात्मक, फेडरल, संघात्मक। तीसरे नंबर पर अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। अच्छा, एकात्मक, एकात्मक हो सके, संघात्मक हो सके, अर्ध संघात्मक हो। अब जो एकात्मक होगी इसका मतलब समझानो क्या होगा। एकात्मक होगा, एक व्यक्ति है, बहुत सारे, इसे लेकर हमेशा मतभेद रहे, किसी को कुछ नहीं पता भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, लेकिन अंत में जाकर क्या निष्कर्ष निकला और किसी ने क्या बताया वही तो बता सके। कुछ लोग कह रहे प्रोफेसर त्रिपाठी साहब, कौन? प्रोफेसर, ये प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस को तमीज से पढ़ा होगा, भारत के संविधान का विश्लेषण करा होगा, पीएचडी करी होगी, रिसर्च करी होगी, थीसिस लिखी होगी, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आजकल इकोनॉमिक्स पर। सही बात है,
जानते हो थीसिस क्या होगा? थीसिस नहीं जानते? शोध, रिसर्च। कौन? कुछ नहीं करवा रहे हैं, बेवकूफ होंगे तो। प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर त्रिपाठी। ये अखंडानंद त्रिपाठी नहीं है, मिर्जापुर वाले प्रोफेसर त्रिपाठी। प्रोफेसर त्रिपाठी सुन लो, प्रोफेसर त्रिपाठी ने भारतीय संविधान को एकात्मक बताया। सही बात है, लिखने का मौका नहीं मिलने का समझ लो, घबराओ ना, जहां जहां लिखने का मौका मिलेगा बता दूंगा तुम्हें। अब संघात्मक किसने किसने बताया? संघात्मक किसने बताया? डीडी, डीडी बसु का नाम सुना? डीडी बसु, डीडी बसु, दुर्गादास बसु नाम है, डीडी बसु, डीडी बसु, बुक भी आवन की है डीडी बसु की, डीडी बसु, बसु नहीं बसु, डीडी बसु ने, दुर्गादास बसु ने भी भारतीय संविधान को संघात्मक बताया। अच्छा, एकात्मक होने का, संघात्मक होने का क्या मतलब है? एकात्मक होने का मतलब ज्यादा शक्ति केंद्र के पास है। अच्छा, संघात्मक होने का क्या मतलब है? कि शक्तियां केंद्र के पास भी है, राज्यों के पास भी है, सबकी अलग अलग शक्तियां। अर्धसंघात्मक का दोनों को बराबर की शक्तियां। सही बात है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ देश में जो कानून है उसका इंटरप्रिटेशन करती है। उसने तो साफ साफ कह दिया कि भारत का संविधान लास्ट में जाएगा क्या है? संघात्मक। और जो जिस संविधान का जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार करा, जब उनके मुख से वचन निकल ले, बताओ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद बता रहे संघात्मक। अब तो मान जाओ, लोग भी तब भी नहीं मानते, कह रहे ना, क्या है ना, हमें नहीं पता, भारत का संविधान तो एकात्मक है। कुछ लोग कह रहे ना ना अर्धसंघात्मक। क्या कहते हैं? अर्धसंघ। केसी वियर, के सी वियर, बियर नहीं वियर, केसी वियर, इन्होंने क्या कहा? भारत का संविधान अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक। डिबेट खड़ी होगी यार, अब भारत का संविधान क्या तो एकात्मक हो सके, या फिर संघात्मक हो सके, या अर्धसंघात्मक हो सके। या तो भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी होगा, यूनिटरी, उसके बाद फेडरल, क्या क्वासी फेडरल। अब डिबेट का मुद्दा क्या है? या तो यो हो, या हो, या हो। अब तुमसे पूछा जाएगा, तुम बताओ क्या है? हमें तो पता ही नहीं, हमने भारत का संविधान ही नहीं पढ़ा। सही बात है, तुम्हें कैसे पता होगा? तो आओ पता करते हैं। कैसे पता करेंगे कोई संविधान? कैसे पता करेंगे? क्या बात बोलने जा रहा हूँ। हम किसी संविधान को कैसे पता करेंगे? वो संविधान एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, या फिर अर्धसंघात्मक? सही बात है। तो आओ मैं तुम्हें संघात्मक होने की कुछ वो बताता हूँ कंडीशन। वैश्विक स्तर पर क्या अवधारणा चलती है, पूरे विश्व में क्या अवधारणा चलती है, पूरे विश्व में क्या बात चलती है, उस बात को अगर वह बात फिट बैठ गई किसी संविधान पर तो संघात्मक होगा, नहीं तो संघात्मक नहीं है। समझे बातें? जब इतने सारे लोग यूं ही कह रहे हैं संघात्मक संघात्मक संघात्मक, तो संघात्मक होने के लिए मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, आधार क्या है, किस बेस पर तुम संघात्मक कह रहे? तो वैश्विक स्तर पर कौन सी अवधारणा चल रही, वैश्विक स्तर पर कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी विचारधारा, जिसके आधार पर हम बेस पर कह सके, कौन कौन से स्टैंडर्ड, कौन कौन से मानक, जिसके आधार पर हम कह सके कि भारत का संविधान एक प्रकार का संघात्मक संविधान है। क्या तुम जानना चाहोगे वह पूरी दुनिया में क्या क्या मत चल रहा है? बात समझ आई है? तो हम क्या करेंगे? अब हम यही जानेंगे कि वैश्विक स्तर पर कौन सी धारणा व्याप्त, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक प्रकार का संघात्मक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ग्लोबल लेवल पर कौन सी आइडियोलॉजी हुआ, सही बात है, जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एक प्रकार का संघात्मक संविधान होगा। ये सर नो, ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा, वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा, तो वैश्विक स्तर पर जो धारणा व्याप्त, वह किसके लिए? संघात्मक होने के लिए। अगर वो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ तुम्हें, अगर वह किसी संविधान के अंदर मिलेगी तो संविधान संघात्मक संविधान कहलाएगा, नहीं तो संघात्मक संविधान कहलाने का नहीं। पहले मैं क्या करूंगा, विश्व पर जो अवधारणा चल रही है विश्व में संघात्मक संविधान के लिए, पहले बस पूरी समझाऊंगा तुम्हें कौन थी। अब फिर तुम देखना क्या चीज़ भारत के संविधान में क्या है, तो आप कहोगे जी हाँ है। फिर दूसरा नंबर पूछो, यह संविधान के अंदर है? कि हाँ है। ये पूछो संविधान के अंदर है, भारत के संविधान के अंदर अगर 4-5 चीज मिलेगी भारत के संविधान के अंदर, तो भारत का संविधान संघात्मक है, नहीं तो है नहीं। समझ गए? तो बता दो 4-5 चीज क्या है। ठीक, क्या बताया मैंने आपने बताया कि भारत का संविधान संघात्मक होने के लिए, भारत का नहीं पूरे विश्व में कोई सा भी संविधान हो, पूरे विश्व में कितने सारे देश हमारे पास, ये सबके पास अपना खुद का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है जो पूरी दुनिया में चलती है ग्लोबल लेवल पर, इसे चेक करेंगे। मान लो मेरे पास ये मेरे पास संविधान आया, तो कौन सा केमिस्ट्री की बुक है, सही बात है, ये मेरे पास संविधान आया, ये मैंने उठाया, पता किसका संविधान, ये किसका, ये उठाता हूँ 2008 में जो बना, क्या नाम है इसका, अरे पड़ोसी देश हमारा हो, अरे जाकस्ता हो, हाँ नेपाल, ठीक है।
तो हमारे पास मान लो कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मुझे नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन को बताना, क्या नेपाल का संविधान एक प्रकार का संघात्मक संविधान है नहीं है? तो क्या कैसे पता करेंगे? पढ़ने बैठ गए उसे, संघात्मक संघात्मक संघात्मक, ऐसा थोड़ा ही ना संघात्मक संघात्मक क्या ढूंढते रह गए, लास्ट तक भी नहीं मिला। पन्ना भी पड़ जाए लास्ट का, कहीं मिल लिखा हुआ नेपाल का संविधान एक प्रकार का संघात्मक संविधान है। फिर इसने लड़की ने उठाया चाइना का संविधान उठा के लेकर आई। अरे संविधान क्या है, कूड़ा कचरा हुआ पड़ा बिल्कुल है क्योंकि वहाँ संविधान ही नहीं है ना, समझ नहीं बात है। तो उनका जो संविधान है उठा के लेकर आई। चाइना का संविधान क्या एक प्रकार का संघात्मक संविधान है भाई जी, बताइए करे, पूरा पढ़ लिया से पता नहीं लगा। ठीक, तो पूरी दुनिया में जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानकार थे, उन्होंने पता क्या कहा था, उन्होंने कुछ ना स्टैंडर्ड तय कर दिए थे। अच्छे बड़े बड़े विशेषज्ञ थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को तमीज पर अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ा था। उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई किसी देश का संविधान संघात्मक संविधान तब होगा जब उसके अंदर ये 5 बातें देखने को मिलेगी तुम्हें। सही बात, इन 5 बातों को मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड पर, सही बात है। तो वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा, समझ में आई बात है? देखो, वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा। तो वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा किसके लिए? संघात्मक संविधान के लिए। वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा संघात्मक संविधान होने के लिए, संघात्मक संविधान होने के लिए। याद रहे, इससे समझ जाओगे ना, किसी देश का संविधान संघात्मक संविधान है या नहीं है, इसके लिए वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा चलती है। कुछ मानक चलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चलते हैं। ये 5 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर ये 5 बातें किसी देश के संविधान में मिल गई, वो संविधान संघात्मक संविधान होगा, नहीं तो संघात्मक संविधान नहीं होने का। ठीक है, फिर चेक करेंगे, फिर हम भारत का संविधान चेक करेंगे, उसमें रख इधर भाई का पहले हम 5 बातें लिख दूँ मैं, फिर इस साइड में भारत का संविधान लिख कर दिखा रहा हूँ तुम्हें, और चेक करेंगे। मैं पूछूंगा बताओ ये बात इसमें है, तुम होगा हाँ हाँ है, सही बात है, ऐसे करेंगे। फिर दूसरे नंबर लिखूंगा या इसके अंदर हाँ 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 है। फिर तीसरे नंबर पे बात लिखूंगा ना, हाँ 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 ये भी है। 5 बात देख के उसमें मिलेगी तुम्हें, तो फिर तुम बता क्या कहोगे? फिर तुम्हें बता पता, फिर तुम बता क्या कहोगे? मैं कौन सा कह रहा था संघात्मक है नहीं है, इधर ये करे, सही बात है। देखो इस अवधारणा को मैं याद रखते हैं, DSWRA, इसे याद रखोगे ना। 5 बातें हैं, 5 बातें ने, ऐसा करो तो बहुत आसान बन जा। इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, इससे क्या है, DSWRA। अगर किसी देश के संविधान के अंदर DSWRA मिल गया, DSWRA मतलब और D का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसे बोलते हैं हमारे पास सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट, न्यायालय का प्राधिकरण या न्यायालय की अधिकारिता, दोबारा बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अधिकारिता। याद रही बात या? ये 5 चीज अगर किसी संविधान में तुम पाई गई तो उस संविधान को आराम से, उस पर आरोप तुम खुद लगा के चले आना, जब जा संघात्मक संविधान में। कौन सा संविधान? कौन सा? संघात्मक संविधान। और यही पूरा एक मेंस का क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा तुम्हारा, ये मेंस का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। अब एक एक चीज पर हम बात करते हैं। पहले नंबर की जो बात, नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ, ठीक है, मुझे समझाना सिर्फ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्या बोलते हैं? शक्ति का विभाजन, शक्ति के विभाजन की संकल्पना, शक्ति का विभाजन। अब देखोगे
क्या भारत के संविधान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्ति का विभाजन है, और है तो किस हद तक? क्योंकि इस पे पेपर पर इस पर भी सवाल आया हुआ, पेपर में इतना ही सवाल पूछ लेगा, शक्तियों की विभाजन की संकल्पना से आपका क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहा हो? क्या शक्तियों के विभाजन अगर कहीं हुआ, शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या हो? शक्तियों को बांट दिया गया। अब देखो केंद्र सरकार हमारे पास क्या है? हमारे पास एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार ऊपर होगी, राज्य सरकार छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई। तो केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियाँ, केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियाँ, राज्य सरकार के पास अलग शक्तियाँ। यस, हमारे यहाँ है कुछ शक्तियाँ ऐसी, कुछ कुछ कानून ऐसे, कुछ जगह ऐसी केंद्र ज़्यादा पावरफुल होगा, कुछ जगह ऐसी राज्य ज़्यादा पावरफुल होगा। तो दोनों शक्तियाँ अलग अलग, दोनों की परिधियाँ निर्धारित करी गई। इसे कुछ आसान भाषा में इस तरह समझे, अगर हमारे पास केंद्र हो, क्या है? केंद्र होगा हमारे पास, सेंटर होगा हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास स्टेट हो गए, क्या हो गए? स्टेट हो गए। ठीक, ध्यान तो सुनना चाहते रहिए। तो सेंटर होगा, ये स्टेट हो गए। तो इसकी एक सरकमफ्रेंस निर्धारित कर दी गई। कभी कभी ऐसा होगा सेंटर इसमें जाकर एंट्री नहीं मार सकता, कभी एंट्री नहीं मार सकता। इसका मतलब ये होगा इसकी सीमाएं अलग, उसकी सीमाएं अलग, सबकी अलग अलग सीमाएं हैं, सबकी शक्तियों की अलग अलग सीमाएं निर्धारित कर दी गई। इसकी सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि निर्धारित कर दी गई। कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं जा सकता, कोई भी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। कुछ चीजें ऐसी होगी जहाँ केंद्र कानून बना सके, कुछ ऐसी होगी जो राज्य कानून बना सके। जैसे एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर को लेकर ना केंद्र सरकार को आरोप लगाएगा कि केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, समझिए, क्योंकि राज्य सूची का विषय। जब संविधान बनाया गया था तो संविधान में ना एक 7वीं अनुसूची, तो 12 अनुसूचियाँ, भारत का संविधान पढ़ोगे तो उसमें टोटल 12 अनुसूचियाँ, तो 12 में मतलब जो 7वें नंबर की अनुसूची है ना, उसमें विषयों का बंटवारा कराया गया। और विषयों का बंटवारा कराया गया, कुछ कानून, कुछ चीजें ऐसी, कुछ विषय ऐसे रख रखे जो राज्य सरकार के पास रख रखे, कुछ विषय ऐसे रख रखे जो केंद्र सरकार के पास रख रखे। जैसे हम अगर कल को शिक्षा को लेकर कुछ भी काम करना हो, तो शिक्षा को लेकर कुछ काम करना हो तो केंद्र सरकार भी कानून बना सके, राज्य सरकार भी कानून बना सके। तो उसको डाल दिया हमने समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में कुछ एक हो राज्य सूची और एक हो हमारे पास या संघ सूची। जो संघ सूची को हम केंद्र सूची बोल रहे हैं, संघ सूची के अंदर जो भी विषय डाल दिया ना, उसको केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार। और जिसे हमने पता कहाँ डाल दिया, जिसे हमने राज्य सूची में डाल दिया ना, उस पर राज्य सरकारी कानून बनाएगी। तो राज्य के अलग, राज्य का काम अलग नहीं है और उसके काम अलग नहीं है। नगर पालिका को लेकर कानून बनाना हो, मोदी सरकार बनाएगी। नगर पालिका को सुधारना, गाँव को लेकर कानून बनाना, राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। भाई राज्य, गांव को लेकर कोई कानून बनाना, गांव को लेकर, गांव की व्यवस्था सुधारनी आसपास की, तो राज्य सरकार बनाएगी। तो इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई, नहीं कर दी गई? इसकी शक्ति अलग होगी और वहां केंद्र सरकार की शक्ति अलग होगी। किसी बहुत बड़े मुद्दे को लेकर कानून बनाना, केंद्र सरकार बनाएगी। तो सबकी अलग अलग सीमा निर्धारित कर दी गई। तो यूँ बताओ, शक्ति का विभाजन कर रखा है भारत के संविधान में, शक्ति का विभाजन कर रखा है, नहीं कर रखा? हाँ, आप कहोगे हाँ, भारत के संविधान के अंदर ना शक्ति के विभाजन की संकल्पना है। ये तो मैं पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ। पूरे विश्व के अंदर अगर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का अलग अलग बंटवारा हो, उनकी अलग अलग सीमा निर्धारित कर रखी हो, तो हम कहेंगे वहां शक्ति का विभाजन है। अगर शक्ति का विभाजन होगा तो हम आप कहोगे हाँ, ये संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान होने की एक शर्त है, अभी और है 4 कंडीशन। तो मैं भैया बात बताओ, ये जो कंडीशन है भारत के संविधान पर लागू हो रही नहीं हो रही? आप कहोगे हाँ हो रही जी। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के अंदर शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। आप कहोगे कैसे कर रखा है जी? केंद्र सरकार की शक्तियां अलग जी, राज्य सरकार की शक्तियां अलग। केंद्र सरकार की जो शक्तियां, कुछ विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो केंद्र सरकार की कानून बनाने की सीमा वो निर्धारित है, और राज्य सरकार की जो कानून बनाने की सीमा वो निर्धारित है। समझ बात है? उसकी परिधि अलग और उसकी परिधि अलग, दोनों एक दूसरे के अधिकारक क्षेत्र में नहीं जा सकते बिल्कुल भी। समझ बात है कि ऐसा किसने करा है? ऐसा करा संविधान ने। संविधान ने साफ साफ कहा तुम केंद्र सरकार हो, तुम्हारी यह सीमा, इन मुद्दों पर तुम कानून बना सकते हो। ये तुम कौन? जी राज्य सरकार हो, तुम्हारी ये सीमा, तुम इन मुद्दों पर कानून बना सकते हो। तो बताओ, दोनों की सीमा निर्धारित कर दी गई, नहीं कर दी गई? दोनों की परिधि निर्धारित कर दी गई, नहीं कर दी गई? तो दोनों की कानून बनाने की सीमा होगी, किस हद तक कौन सा कानून बना सकते हैं। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले दूसरे नंबर पर जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बाकी सब मैंने डिटेल से लिखा रखा है, डिटेल से नोट्स के अंदर सब डिटेल से लिखा हुआ। अब संविधान की सर्वोच्चता, किसकी सर्वोच्चता? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। यहाँ तो संविधान एज पर संविधान कितना पावरफुल है। अगर तुम्हें लग रहा है किसी देश के संविधान को पढ़ने के बावजूद संविधान ही सर्वोच्च है, तो संघात्मक संविधान। संविधान तो बड़ा कोई नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे बड़ा कानून होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे बड़ी विधि होनी चाहिए, सबसे बड़ा कानून होना चाहिए। अगर उस देश के अंदर तुम्हें लग रहा है संविधान से बड़ा कोई नहीं है, तो तुम कह सकते हो यहाँ का संविधान संघात्मक संविधान है। ये सर नो? ठीक है, चलो क्या कहते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रहेगी बात है। कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की
सर्वोच्चता। एक बात बताओ, संविधान की सर्वोच्चता, अब भारत का संविधान तुम पढ़ोगे तो भारत के संविधान को पढ़ोगे ना, तुम्हें सच में लगना चाहिए इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। समझ बात है? तो हमें कुछ पॉइंट पढ़ के ऐसा लगता कि संविधान से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। नोट्स है ना तुम्हारे पास? अब देखो, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जहाँ तो सुना बहुत गौर से। कल को मुझे राष्ट्रपति का चुनाव, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो ना, राष्ट्रपति कैसे चुना जाए हमारे देश में? आजकल अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। कल अगर हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव करना हो मुझे, तो राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हम पता क्या करते हैं? जितने विधायक है सारे वोट डाल लेंगे। सही बात है? लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर है ना, वे सारे वोट डाल लेंगे। हम नहीं वोट डालते राष्ट्रपति के चुनाव में। कभी सोचो तुम्हारी मम्मी पापा वोट डालने जाएंगे, मैं भी वोट डालने जाऊँगा। सही बात है? मैं तो वोट डालने नहीं जाता। पूछो क्यों? मेरे लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो चुका है इस देश में तो बिल्कुल। इसलिए मैंने वोट किसी को नहीं दिया। इस बार तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया। सही बात, ना तो इधर के नेता अच्छे लगते मुझे, ना उधर के नेता अच्छे लगते, लेकिन अच्छा नहीं आए। सही बात। अब तुम ऐसा मत करना बिल्कुल भी। सही बात है, जिसे अपना अपना मत हो सका ना, डेमोक्रेसी है यार। सही बात है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। किसी को तो जरूर चुनो, किसी को तो जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए मैं जाऊँगा तो नोटा ही दबा के चलाऊँगा। क्या? नोटा। नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, वार्ड में जाओ तुम सारे के सारे, सारे नेता निकम्मे होंगे। मैं चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूँ, ठीक? वो बात अलग है, बात अलग है। चलो तो जो होने का वैसे आनंद ले लो, क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, हम कह रहे थे, सुनो, हम कह रहे थे कि भाई राष्ट्रपति बात होता था भाई, भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रपति का नाम सुना तुम ना? कल को हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। जब राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा तो राष्ट्रपति के चुनाव करते वक्त एक बात होता है, विधायक वोट डाल लेंगे, लोकसभा के मेंबर वोट डाल लेंगे, राज्यसभा के मेंबर वोट डाल लेंगे, ये सब वोट डालकर जब राष्ट्रपति को चुनेंगे। मैं कह रहा ऐसा नहीं करना। अब मैं संविधान में बदलाव करना चाह रहा। सही बात है, यहाँ कंट्राडिक्शन हो चुका है। मैं पता क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ इस बात को मैं बदलूँ, विधायक वोट ना डालना। मैं चाह रहा हूँ, यानी सरकार हो इस टाइम में, सरकार जो केंद्र सरकार है, मैं चाह रहा हूँ तो मुझे इसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव करना पड़ेगा, फिर राज्य आनाकानी करेंगे यार, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? तो कुछ मुद्दे जहाँ ऐसे होंगे ना, राज्य जहाँ ना तो केंद्र की चलने की, ना राज्य की केंद्र सरकार की चलने की, केंद्र सरकार को छोड़ जा रही, राज्य की सरकार को छोड़ जा रही, एक ही मुद्दे पर लड़ाई बजेगी, एक मुद्दे को, एक ही विवाद को लेकर लड़ाई बजेगी, केंद्र सरकार को छोड़ के आ रही, राज्य सरकार को छोड़ के आ रही, उस एक ही मुद्दे को लेकर। तो फिर वहाँ पता क्या होगा? ना तो केंद्र सरकार की सुने जाने की, ना राज्य सरकार की सुने जाने की, फिर संविधान की सुने जाएगी। किसकी सुने जाएगी? सही बात है, तो संविधान की सुनी जाएगी। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। क्या है? संविधान। अब तुम कहोगे गुरुजी संविधान में कहीं ऐसा है भी क्या? हाँ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 पढ़कर देखो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ना 55 और 54 पढ़कर देखो, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात कर रखी है। वह खुद ही समझ में आएगा, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित प्रावधान पढ़ोगे तो वहाँ तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि यार सच में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सबसे ऊपर, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। सही बात। अंत में लास्ट में जाकर जब राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति, सबसे बड़ा पद किसका? राष्ट्रपति का देश में, और उसका चुनाव भी राष्ट्रपति संविधान के आधार पर हो रहा है, तो अब सोच संविधान की सर्वोच्चता क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी संविधान की सर्वोच्चता? सही बात। एक ही मुद्दे पर आकर विवाद होगा, केंद्र सरकार को चोर कह रही, राज्य सरकार को चोर कह रही, भाड़ बजाओ तुम, संविधान क्या कह रहा है? संविधान को जो कह रहा है वो सही है, इसलिए कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता है नहीं। पता लग चुका? 54 और 55 याद रखना। 54-55 में किसके चुनाव से संबंधित बात कर रखी? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित बात कर रखी तो किसकी सर्वोच्चता इंगित हो रही? तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता की तरफ इशारा है। समझ गए? अनुच्छेद 73 और 162 के तहत, अनुच्छेद 173 162 केंद्र राज्यों के बीच में विभाजित कार्यपालिका की शक्तियां, तो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रावधान कर रखा है, वो भी समझ जाओ। इसमें संविधान की सर्वोच्चता को इंगित करता है। जब 73 और 162 पढ़ेंगे वहां भी तुम्हें समझ में आना ये बात, ये क्या कह रखा है। अभी याद करने हैं बस पॉइंट, क्योंकि मेंस में लिखने में काम आएंगे। अनुच्छेद 241 का नाम सुना है? कौन सा? नोट्स पर सब लिखा हुआ अनुच्छेद 241। कौन सा? 241। विभिन्न संशासित प्रदेशों के लिए उच्चतम किसका प्रावधान है बताओ? उच्च न्यायालय का प्रावधान। वर्तमान में कितना हाई कोर्ट हमारे यहाँ बताओ? 25 है। कितने? 25 हाई कोर्ट। अनुच्छेद 241 कभी पढ़ोगे जाकर तो हमारे पास यहाँ क्या कर रखा है? दोनों 25 हाई कोर्ट, तो दो जितने भी हो ना हमारे पास, दो राज्य ऐसे उनका एक हाई कोर्ट। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में थोड़ा पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब का एक हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में एक हाई कोर्ट, दो राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सके। क्यों अलग अलग क्यों नहीं है? अलग अलग क्यों नहीं? क्योंकि संविधान ने कहा हम ऐसा भी कर सको। संविधान ने कहा, इससे क्या पता लगा? संविधान सर्वोच्च हमारे यहाँ। बहुत सारी चीजें तुम्हें यहाँ लगाना यार, यहाँ संविधान की चल रही तो आराम से जाकर इस पॉइंट पर आराम से डाल सको तुम, संविधान की सर्वोच्चता इंगित हो रही है। सही बात। और बताओ तुमने संविधान पढ़ रखा है, और बताओ ऐसा कहाँ लगा तुम्हें कि जहाँ संविधान की सर्वोच्चता इंगित हो रही? कुछ भी पढ़ कर बताओ, बताओ।
भारतीय संविधान का एक भाग 5 में अध्याय 4 में, ठीक, अनुच्छेद 124 में, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है नहीं यहाँ, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहाँ कर रखा है? संविधान में, सिंगल। तो इसका मतलब 124 में कर रखा है। तो जो 124 में कर रखा है, इससे पता लगा हमारे यहाँ जो संविधान की सर्वोच्चता। बहुत सारी पॉइंट ऐसे जिसको तुम्हें लगा हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च। और आगे पढ़ो, देखो क्या कर रखा है। भाग 1 में केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन, इसे छोड़ दो। अगले पहले पॉइंट पा जाओ, 8वीं अनुसूची में दी गई विषय वस्तु। 8वीं अनुसूची में बताओ क्या क्या दे रखा है? 8वीं अनुसूची किस संबंधित भाषा था? उनसे भी पता लगा पढ़कर तुम कि हमारे संविधान की सर्वोच्चता, किसकी सर्वोच्चता? संविधान की। क्योंकि वो बाद में कुछ अनुसूचियां बाद में, कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई ना, तो संविधान जो कहेगा ना वो पावरफुल है, बाकी सब बकवास है। आगे चलो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक बात सुनो, ध्यान रखो तरीके से। ऐसे कोई सा भी पॉइंट लग रहा है ना, तुम पूरे संविधान को पढ़कर कभी आधा पेज छोड़ कर रखना इसका, जैसे पॉइंट को लिखोगे। अगर तुम्हें लग रहा है यार इसे पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, संविधान हमारे यहाँ बहुत फास्ट है, आराम से उस पॉइंट भी आराम से लिख सको जाकर। जैसे हमारे पास भारतीय संविधान के टोटल 12 अनुसूचियां, 12 में तो जो 8वें नंबर की अनुसूची ना, 8वें नंबर की अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर। यानी संविधान का जो काम काज होगा ना देश के अंदर, शासन प्रशासन का जितना भी काम होगा वो 22 भाषा में होगा। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। और 22 भाषाओं में इसलिए करा गया, पहले पता कितनी भाषाएं थी उसमें अंदर? 14 भाषाएं थी। कितनी? बाद में कितनी भाषाएं होंगी? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं होंगी, नहीं 22 भाषाएं जब होगी इसमें, तो ये समझ जाओ देश के अंदर ऐसा क्यों करा हमने? ऐसा इसलिए करा क्योंकि संविधान ने कहा था सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, बराबर का दर्जा होना चाहिए। जो हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट छाप रहे हैं, तमिल वाला पढ़ ही नहीं पा रहा, दिक्कत खड़ी होगी ना सर। सही बात, तुम भारत का बजट बना रहे हो इंग्लिश में, वहां तो तमिल वाला, तेलुगु वाला, कन्नड़ वाला तो पढ़ ही नहीं पा रहा सर। तो असमानता होगी ना एक प्रकार से, क्योंकि भारत के संविधान ने कहा सबको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे अनुसूची 8 के अंदर हमने 22 भाषाओं का उल्लेख कर रहा है। इससे पता लगा भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है। ये कहना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। आगे चलो, संविधान में उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में एक बात बताओ, जो संसद है तो यहाँ केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल हो जाती। हमने वहां राज्यसभा नहीं बना रखी, लोकसभा भी है हमारे यहाँ, राज्यसभा भी है। राज्यसभा को उठा के राज्यसभा की सीट है नहीं है वहां से, इस तरह करके तो राज्यसभा का भी प्रावधान। इससे पता लगा हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता। एक अनुच्छेद 368, कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात। अनुच्छेद 368 बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अनुच्छेद 368 के तहत पता क्या हो? अनुच्छेद 368 के तहत ये हो कि जब यह इस प्रक्रिया का यूज हो, अनुच्छेद 368 जब भी लगेगा तो ये समझ जाओ अनुच्छेद 368 लिखा हुआ कहां से? संविधान में। सही बात है। कुछ ऐसी चीजें उन्हें बदलने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अगर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तुम संसाधनों को संशोधन करने का क्या मतलब है? संविधान में अमेंडमेंट करने का क्या मतलब है? क्या तो कोई चीज जोड़ दो, क्या जो चीज हटा दो, या एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दो, इसे क्या संविधान में संशोधन करना। क्या तो कोई चीज बाहर से लाकर जोड़ दो या हटा दो, या एक चीज को उठाकर दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रख दो, उसे बोले संशोधन करना। जब भी संविधान में संशोधन करोगे ना, तो संविधान में संशोधन पता कैसे करोगे? ऐसा करोगे जैसे अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? और अनुच्छेद 368 कहां से? संविधान में। संविधान की सर्वोच्चता को इंगित नहीं कर दिया था ना, संविधान की सर्वोच्चता की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। ये तो मैंने तो कुछ पॉइंट बताए। भारत के संविधान को पढ़कर अगर तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ यार इस तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता के बारे में पता लग रहा है, भारत का संविधान कितना पावरफुल है, इसके सामने सब फिक्के पड़ जा, तो आराम से 4-5 लाइन और टेक दो उसमें लाकर जाकर, सोच कर और बताओ, सोच कर कि कहाँ तुम्हें लग रहा है कि भारत का संविधान जो एक प्रकार से जो ऐसा संविधान है जिससे संविधान की सर्वोच्चता इंगित हो रही। अब बताओ क्या है? अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। सही बात है। उसमें क्या क्या रखा है? अनुच्छेद 21 में जो क्या रखा, कितना बड़ा आर्टिकल हो चुका हो। अनुच्छेद 14, 19 और 21 इन्हें गोल्डन ट्रायंगल बोल लो। गोल्डन ट्रायंगल, कभी 14 को पढ़ो और 21 को पढ़ो और 19 को पढ़ो, इसे गोल्डन ट्रायंगल बोल लो, मौलिक अधिकार होगा। गोल्डन ट्रायंगल बन चुका है पूरा का पूरा। इसे बाद में पढ़ेंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं था? ये सारे नोट्स में लिखे हुए। इन सारे प्रावधानों तो बताओ संविधान की सर्वोच्चता इंगित हो रही नहीं हो रही? संविधान की सर्वोच्चता और भी, संविधान की सर्वोच्चता बस इतनी हो सके या आगे भी आगे, तो पूरा संविधान पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें तुम ऐसा पढ़कर पता लगेगा यार यहाँ तो संविधान की सर्वोच्चता को बारे में पता चल रहा है, तो सुबह टेक देंगे जाकर। इसे 4-5 लाइन छोड़ के रखा है इसके नीचे, ठीक। तीसरे नंबर का 2 तो हो गए। पहला क्या था ना बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ना बताओ भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन हो रखा है। आप कहोगे हाँ हाँ ये रहा भारत का संविधान, इसे हटा दो, भारत का संविधान लिख दो यहाँ से, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में निगाहें दौड़ती रहे, तो इधर ही दौड़ती रहे तुम्हारी निगाहें, देखते रहो
यो भारत का संविधान, भारत का संविधान के निर्माता, ये भारत का संविधान। नु बताइयो, सुनियो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शक्ति का विभाजन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने बता तो दिया थोड़ी देर पहले, राज्यों की शक्ति अलग केंद्रीय शक्ति अलग है, इसका मतलब है। हाँ हाँ, इसका मतलब चांस है भारत का संविधान समात्मक होने की। एक तो संतुलन रहा है संविधान, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। इतनी सारी बात भारतीय संविधान की तो बताई है, ये भी है इसके अंदर। तो तीसरे नंबर पर क्या चाह रहे हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक लिखित संविधान है ना। अब बताओ, भारत का संविधान लिखित संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान उठाओ फिर रहे तो लिखित संविधान नहीं है। तो चलो तीसरी बात भी हमारे यहाँ आई, समझ बात है। भारत का संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था? भारत का संविधान लिखने में परसों लिखा था, परसों थोड़ा लिखा है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे लिखने में, और कुछ सेकंड कुछ मिनट, सही बात है। फिर उसके बाद उन्होंने चाय माई पी थी, ठीक है। उसके बाद लिखित संविधान होगा नहीं होगा, ये तीनों चीजें है इसमें भारत के संविधान में। अच्छा, ये जो मैंने बातें बता रहा है तीनों, ये क्या है? वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा। वैश्विक स्तर पर व्याप्त अवधारणा। अगर किसी देश के संविधान के अंदर होगी तो वो देश का संविधान क्या कहलाएगा? संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान, यस और नो? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस, यस और नो? और बताओ क्या है? रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता। बताओ, संविधान की कठोरता है नहीं है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ संविधान की कठोरता है नहीं है। संविधान के अंदर ना कुछ प्रावधान ऐसे डाल रखे हैं ना, एनएम में प्रावधान, एनएम में उन्हें बदलने के लिए कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। जब कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा ना, उन्हें बदलना इतना आसान बात नहीं है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अलग लगेगी, विशेष बहुमत अलग लगेगा, और अलग अलग तरीके तो विशेष मतलब बदलना इतना डेंजरस हो जाएगा। अगर जाकर पढ़ेंगे ना तो यार इसे बदलना कितना कठिन है। ऐसा पता क्यों कर रखा गया? ऐसा इसलिए रखा गया ताकि भारत के संविधान के अंदर जो भारत के ये संविधान को संचालित करने वाले लोग, ये कभी तानाशाही में न उतारा हो, इनका द्वारा जो चलाया जाने वाला शासन हो निरंकुश न हो जा। सही बात है। इन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के प्रावधान डाले गए थे संविधान के अंदर जानबूझ कर। सही बात है। पहले ये बताओ, एक तो होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसी देश के संविधान में, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चारों चीज तो भारतीय संविधान में है। एक क्या रह गया? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। और इसे भी समझ ले तो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट 5वें नंबर पर। अथॉरिटी ऑफ, इसे बोलते हैं संविधान, इसे बोलते हैं न्यायालय की अधिकारिता। न्यायालय की अधिकारिता, इसे भी समझ लेते क्या बोला होगा। एक बात बताओ, अगर एक हमारे पास एक ही मुद्दे पर जब विवाद हो जाए ना, मान लो दोनों एक नदियां जा रही है, यहां तो सोना चाहिए तरीके से कुछ ऐसा प्रकाश हटा देता हूं। गोदावरी, कृष्णा, ठीक, कावेरी, तीनों में फ्रेंड का नाम था। सही बात है, सुनो ध्यान लगाएगा। गोदावरी होगी, सुन लो, या गोदावरी होगी या कृष्णा होगी या कावेरी होगी। जीके के याद आएगी बात है। अब पहले बताओ, जो कावेरी नदी है वो कहाँ जा रही है? मान लो कावेरी नदी आंध्र प्रदेश मान लो, यहाँ से ये महाराष्ट्र मान लो, महाराष्ट्र मान लो नहीं, ठीक, महाराष्ट्र क्या मान लो, इधर कर्नाटक मान लो, चलो कर्नाटक, इधर कर्नाटक होगा हमारे पास, इधर हमारे पास होगा आंध्र प्रदेश। अब कर्नाटक वालों ने पता क्या कर लिया? कर्नाटक वालों ने इस पर बना दिया बांध, सारा पानी वहीं रोक लिया।
सही बात, आगे पानी नहीं जाने दे रहे बिल्कुल भी। अब ये लड़ाई कौन करेंगे इनके साथ? आंध्र प्रदेश वाले। जिस तरह गांव के लोग नाली पे लड़ाई कर, पीछे पानी तो हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आ गई गांव के लोगों को कुछ काम आई नहीं। लड़ाई भी किस मुद्दे पे हो? नाली पे हो। उन्होंने वाले तो थोड़ा झाड़ू मार कर आगे खुद नहीं कर सकते इस बात को। 3 घंटे दोनों पक्ष आपस में मिलकर लड़ेंगे, कितने ठहर हो गाँव के लोग। सोचने वाली बात है। तूने मेरे घर बार कूड़ा क्यों कर रहा है, उसमें 3 घंटे निकाल लेंगे। अगर वही व्यक्ति जो लड़ाई कर रहा था ना, लड़ाई करने आया, वही व्यक्ति 5 मिनट में खुद भी साफ कर सके। सही बात है। इतने बड़े गधे हो गाँव के लोग, क्या बताओ तुम। सही बात है। ये पता क्या बताओ, इस तरह लड़ाई करके देखो देखो हम कितने ठल्ली है। सही बात है। इसे ठल्ली पल क्या हुआ, समझ नहीं बात है। विवाद होगा, कर्नाटक होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच में क्या होगा? विवाद होगा। किस चीज को लेकर? जल को लेकर। इन्हें जल लोग, अब ये दो राज्य आपस में लड़ गए, आपस में लड़ाई बच गई थी। ठीक, अब क्या होगा? मामला जाएगा पता किसके पास? मामला जाएगा कोर्ट के पास। कोर्ट का वास कौन सा? अब एक तो आंध्र प्रदेश का कोर्ट है, एक इसका कोर्ट है। इसके कोर्ट में मामला अलग चल रहा है, इसके कोर्ट में मामला अलग चल रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इनका कोर्ट कुछ और बताएगा, इनका कोर्ट कुछ और बताएगा। पता केंद्र सरकार यहाँ बैठी सेंटर के अंदर दिल्ली में, आ जाओ भाई, हम कौन? सुप्रीम कोर्ट, आ जाओ भाई, आ जाओ। दोनों का फैसला आया होगा भाई। सही बात है। जैसे दो ही दोस्त आपस में लड़ रही हो। सही बात है। काजल लड़ रही, इसकी फ्रेंड बनने का लड़ रही, दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हो रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सही बात है, आ जाओ यहाँ बैठो। सही बात है, याद रहेगी बात है। दोनों आपस में लड़ाई करी जी, भाई जी इन पहले मैंने इन्हें मारा, इनने मेरा मारा, मैंने शायद दोनों को एक धड़ दिया, तो दोनों चुपचाप बैठ गई। सही बात है। किस फैसला किसने सुनाया अंतिम? न्यायालय ने। इसे बोलते हैं न्यायालय की अधिकारिता। न्यायालय की अधिकारिता। तो बताओ हमारे यहाँ न्यायालय की अधिकारिता है नहीं है? न्यायालय के इसे वो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे वहां जो विवादों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा, जब एक ही मुद्दे पर 2 जगह लड़ाई बच जाएगी। याद रहेगी बात है। सही बात है। एक मुद्दे पर 2 विवाद हो जाएगा, आज नहीं कल को। नहीं है, हो गया तक। इसे क्या बोलते हैं? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब तुम नोट्स को आराम से पढ़ोगे बैठ के जाकर, जो मैंने तुम्हें बताया है। 5 चीज अगर किसी देश के संविधान में होगी है, DSWRA, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बोल कर देखो। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अब जितनी बात मैंने बताई ना, सुस्पष्ट तरीके से, सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से सब नोट्स के अंदर पिरोई गई। सही बात है। और उसे आराम से बैठ कर जाकर एक पॉइंट के बारे में जाकर बैठ कर पढ़ना, और पढ़ने के बाद पूरा मजा आएगा टॉप करना अच्छे तरीके से। आराम से मेंस का क्वेश्चन भी लिख दोगे बड़े प्यार के साथ। अभी हम डिस्कस तो करेंगे, समझ नहीं बात है। पढ़ गाओगे यहाँ तक? अभी हम यहाँ तक ही रखेंगे। सही बात है। उसके बाद इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे।